हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं FST 21 का केमिस्ट्री पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है और H+ और हीट दी हुई है। तो उतना देखते ही समझ में आना चाहिए हमें कि यार यहाँ पे क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है। और डिहाइड्रेशन होगा तो अपने पास क्या है, वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि H+ हीट दी हुई है। अगर आप ऑप्शन भी देखो तो भी आपको चमक जाएगा कि हाँ यार अल्कीन बना रखी है, तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, बाद में उसके पास वाले से H+ जाएगा, ठीक है, और अल्कीन बनेगी। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है तो बिल्कुल वो रीअरेंज होगा। यही बात यहाँ पे क्या है बच्चों, याद रखनी है। तो चलिए पहले करते हैं 46, राइट। तो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहां पे आपके पास OH है और फिर आपको H+ और हीट दी हुई है। क्या होगा भाई, यहां पे जाके H+ लगेगा, H2O बनेगा, ठीक है, H2O+ और H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, वो निकल जाएगा तो यहां पे आपका प्लस चार्ज आएगा। क्या होगा, आपके पास ये है, यहां पे आपका H+ लगा, ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वाटर अपना एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां पे क्या होगा -H2O, तो यहां पे आपके पास प्लस चार्ज आ जाएगा और आपके पास कार्बोकेटाइन बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये मोस्ट स्टेबल है या यहां से और स्टेबल बन सकता है। देखो यहां पे 2 डिग्री है, ठीक है, यहां पे अगर ये पहुंच जाए तो क्या है 3 डिग्री बन जाएगा। अब यहां पे आपके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, 2 मिथाइल है, तो क्या होगा, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। तो मिथाइल को शिफ्ट कराओगे आप तो आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं भाई मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो क्या बनेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। ये मिथाइल जो है ये वाला शिफ्ट होके आपका इधर आ गया और एक आपके पास इधर बचा, तो इधर से मिथाइल गया तो यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब आपका क्योंकि हमने हीट कर रखा है तो ये वाला जो H+ है ये चला जाएगा, H+ चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहीं रहेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपका फाइनली एक अल्कीन बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का, ठीक है। वैसे हमें पता है कि इसमें भाई सिडसेफ अल्कीन बनता है, सिडसेफ बनता है तो मतलब कि ज्यादा अल्काइलेटेड, ठीक है। तो H+ हम क्या है यहां से निकालेंगे, क्योंकि यहां से आप निकालोगे तो उसके पास अगर आप अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 3 इधर 3 इधर 2 इधर 2 इधर, 3 3 6 2 8 2 10, तो आपके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। अगर आप मान लो यहां से निकालते तो आपके पास उतने अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो जो ज्यादा अल्काइलेटेड है अपने को वो अल्कीन बनानी है सिडसेफ रूल के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये हो गया अपना, कौन सा है ये, आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या बोला गया है, ये अब गिलमन्स रिएजेंट का है, ठीक है। आपको दिया गया है एक आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो CH3 ट्वाइस CHBr आपको ये दिया हुआ है, और यहां से ये प्रिपेयर कर रहे हैं गिलमन्स रिएजेंट, पहले लिथियम और फिर CuI, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, पहले क्या होगा, अगर आपको गिलमन्स रिएजेंट में क्या होता है अगर थोड़ा याद हो तो आपके पास क्या है, एक RX होगा, ठीक है, हमने 2 लिथियम के मिलाए, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे बन जाएगा आपका RLi प्लस अपना LiBr, यहाँ पे है ना, LiBr या जो भी X है वो X ही अपना निकल जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, अपन ये CuI जैसे आप मान लीजिए आपने मिला दिया है, तो हमारा क्या बनता है फिर R2Cu, ठीक है, और आपके पास जो भी है Li, तो ये अपना गिलमन्स रिएजेंट है, ये बनता है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, बिल्कुल जैसा आपका गिगनार्ड बिहेव करता है, ठीक है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनके, वैसे ही ये भी क्या करेगा, एक गिगनार्ड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आप तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अब आपके पास R पार्ट ये पूरा है, तो हमने कहा यहां से बन जाएगा R2, इसको पूरे को R बोल देते हैं, तो हमने कहा यहां से बनेगा R2CuLi। फिर क्या दिया हुआ है, तो ये तो बोल दिया उसने A, ठीक है, और फिर क्या किया इन्होंने, फिर दोबारा एक अल्काइल हैलाइड दिया है जिसमें आपके पास है CH3 ट्वाइस CH2Br। अब क्या होगा, यहां से वही जैसे अपना गिगनार्ड होता है सेम टू सेम वैसा ही है, तो यहां से R- जो यहां पे अटैक करेगा, Br- यहां से निकल जाएगा, तो आपकी यहां पे SN2 हो रही है, तो क्या होगा, R पार्ट तो यहां पे लगा दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट हमें मिल गया CH3 ट्वाइस C और यहां पे अपना R पार्ट। अब R पार्ट को यहां पे जोड़ दीजिए, तो R पार्ट को आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे ये CH3 ट्वाइस C और R पार्ट आपका है CH3 और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यही है। चलिए अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब आपको ये याद ही होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई ऐसा खास लॉजिक है नहीं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या आपको N हेप्टेन दिया हुआ है
और आपको दिया हुआ है Cr2O3 V2O3। तो वेनेडियम और क्रोमियम के ऑक्साइड दिए हुए हैं और हीट किया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछा भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मान लीजिए अपने पास अगर एन हेक्सेन होता तो क्या बनता है उस केस में, भाई यहाँ पे पहले अपना साइक्लाइजेशन होगा, उसके बाद आपका डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो पहले अगर 6 होते एन हेक्सेन तो 6 साइक्लोहेक्सेन बनता, उसके बाद आपका वो बेंजीन बन जाता डिहाइड्रोजनेशन से। यहाँ पे 7 है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, है ना। कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका, ये भी आपका एन हेक्सेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या बोला आपको, इसकी रिएक्शन यहाँ पे आपको कैटलिस्ट जो दिए हुए हैं Cr2O3 V2O3 600 डिग्री सेल्सियस। तो पहले साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा तो कैसे होगा आपका, तो आपको 6 मेंबर की तो मिल गई ये साइक्लोहेक्सेन, एक मिथाइल आपका बाहर बच गया। अब यहां से डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, यहां से डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो क्या होगा आपके यहाँ पे हाइड्रोजन जब आप निकालोगे तो ये आपके हाइड्रोजन निकल गए, आपको ये मिल गया। तो आपको यहाँ पे टोल्यूइन मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, टोल्यूइन मिलेगा। और ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें आपको बहुत बड़ा लॉजिक वॉजिक है नहीं, ठीक है, मतलब सोच सकते हो कि ऐसा हो रहा होगा, एक बार देखिए अब आप भूलोगे नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो अपने सिलेबस में है भी नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में आपको बच्चों एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ है और उसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्कीन बनेगा, इन्होंने बता भी दिया है कौन सा अल्कीन बनेगा, हमें ये बताना है। अगर आपको याद हो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की जब हीटिंग करते हैं तो बच्चों ये होफमैन प्रोडक्ट अपने को मिलता है। तो होफमैन मिलता है मतलब आपका H+ वहां से निकलेगा, आपका H+ वहां से निकलेगा जहां पे क्या है बच्चों, कम सब्स्टिट्यूशन वहां पे है। तो मतलब क्या कह रहे हैं हम, आपका जो लेस हिंडर्ड वाला पार्ट है वहां से आपका H+ निकलेगा। तो आपका है CH3 CH2 और इस पे आपके जो हैं ये है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चार जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पे आ गया फिर प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम और ये है आपके पास, ठीक है भाई, ये है। और फिर आपके पास इन्होंने OH- दिया है, ठीक है, सोल्ट है तो इधर प्लस माइनस वो दिया हुआ है। अब इसको हीट कर रहे हैं तो हमने कहा है जब अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा भाई ये जहां जुड़ा हुआ है अल्फा बीटा, इधर भी एक बीटा इधर भी एक बीटा है, तो आपके बीटा वाले कार्बन से क्या है वहां से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन होफमैन प्रोडक्ट भाई यहां से निकालोगे तो ये तो ज्यादा अल्काइलेटेड है इसकी कंपैरिजन में, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 2, इसके पास एक CH3 है, उधर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका लेस अल्काइलेटेड है तो अपन यहां से निकालेंगे, यहां से H+ निकालोगे आपके पास CH2-, वो CH2- यहाँ, तो ये अपना NR3 निकल जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरह का आपको मिलेगा 1 ब्यूटीन और प्लस आपका NR3 जो है बच्चों निकल चुका है। तो ये आपका R3N जो है इसके पास एक लोन पेयर, ये आपका निकल गया है। तो 1 ब्यूटीन आप पाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में अपना क्या करवाया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया गया है क्योंकि आपको दिया गया है O3 जिंक और H2O, ठीक है। आपने को इतना तो पता है कि अगर जिंक दिया हुआ तो क्या करता है बच्चों, रिडक्टिव करता है। क्यों, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन आपकी निकलती है उसको ये जिंक लेके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और अपने क्या है फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो अगर आपको एल्डिहाइड मिला है तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, उसका क्या है एसिड नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ओजोनोलिसिस करने के बाद कीटोन बन रहा है तो आप चाहे ऑक्सीडेटिव करो या फिर रिडक्टिव करो, दोनों में क्या मिलता है बच्चों आपको, दोनों में ही कीटोन ही रहेगा, ठीक है। तो आपका R वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, RH वाला अगर है कार्बन हाइड्रोजन तो वो वाला आपका OH में चला जाता है, अगर ऑक्सीडेटिव हो तो रिडक्टिव में वहीं पे आपका रुक जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो आपको जो दिया हुआ है कैसा है, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 इधर H, आपके पास इधर CH3 और इधर CH3, दिया गया है O3 जिंक H2O, ठीक है। तो क्या होगा भाई ये वाला टूटेगा आपका, 2 टूटे 2 OH लगेंगे, है ना, उस टाइप से समझिए। 2 बॉन्ड टूटे 2 OH लगेंगे, 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा कीटोन क्योंकि आपका इधर भी R ग्रुप है और इधर भी R ग्रुप है, यहां से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये CH एल्डिहाइड, लेकिन क्योंकि रिडक्टिव है इसलिए ये वाला CH जो है ये OH नहीं बनेगा। अगर ऑक्सीडेटिव होता तो ये तो यही रहता, यहाँ पे OH आ जाता। तो ये वाला देखिए कहां पे, बस प्रोडक्ट ही पूछा है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या है आपको प्राइमरी अमीन दी हुई है, ठीक है।
प्राइमरी अमीन दी हुई है और NaNO2HCl पूछा है कौन सा प्रोडक्ट जो है नहीं बन सकता। तो अगर आपको याद हो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, आपके पास क्या है, इधर C है, C और आपके पास इधर है NH2, ठीक है भाई, ये प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप आपको पता होता है कि भाई कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। अल्कोहल का केस अलग है, अगर यहाँ पे मान लो OH होता तो वो OH की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो अगर यहाँ पे OH होता वो 3 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, OH नहीं है ना, हम क्या नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे हम, वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री अमीन है और आप जो रिएक्शन करवा रहे हो वो आप HNO2 दे रहे हो, ठीक है भाई। NaNO2 प्लस HCl आपका HNO2 बनाता है। अच्छा, अब HNO2 में क्या होता है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी बात कर लें तो HNO2 आपका ये है, ठीक, और आपके पास HCl तो है ही, तो वो HCl आपका यहां लगेगा, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वाटर, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका प्लस। ये बच्चों आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिल चुके हैं, ये आपका NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये H प्लस आपका चला जाएगा, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, तो हमें यहां से जो मिलेगा वो होगा बच्चों N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका H। अभी आप यहाँ पे क्या करवा दीजिए, टोटोमराइजेशन करवा दीजिए, इसको टोटोमर कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो आपके पास बनेगा C के पास C, ये H क्या है, इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, तो N डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। H प्लस आपके पास है ही, तो आपका यहां से ये वाटर दोबारा निकल जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, ये अपने लोन पेयर देगा, तो आपको क्या मिला यहां से, आपको यहां से बेसिकली जो मिला, ठीक है, आपको यहां से जो मिला, तो आपको मिला C N, ये अब आपकी क्या है, ये N2 गैस तो यहां से निकल सकती है, ठीक है भाई, क्योंकि वो गैस है, गैस निकलेगी तो एंट्रोपी उसको क्या फेवर कर रही है, तो आपका यहाँ पे 3 डिग्री बच्चों क्या है, कार्बोकेटाइन हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ये मिलेगा आपको। अब ये मिला है तो यहाँ पे क्या है आपका Cl जो है, HCl में जो Cl है वो Cl भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, Cl भी लग सकता है। आपका H2O से अगर वाटर अटैक कर देगा, वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH भी लग सकता है, मतलब ये अल्कोहल भी बन सकता है, ये अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, तो Cl लग सकता है, OH लग सकता है, यहाँ पे प्लस है, इनमें से किसी का भी H प्लस निकल गया तो यहाँ पे अल्कीन भी बन जाएगा, समझ रहे हो भाई, यहाँ पे आपके पास प्लस है, ठीक है। तो बाकी जो CH3 है आपके पास, 3 जो CH3 लगे हुए हैं, उनमें से आपका H प्लस निकल गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका अल्कीन भी मिलेगा। तो प्राइमरी के केस में आपको क्या है, अल्कोहल मिलता है ना, अल्कीन भी मिल सकता है, और आपका बच्चों क्या है, हैलाइड भी, अल्काइल हैलाइड भी, क्योंकि अपना जो Cl माइनस है वो भी यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो वो भी मिल सकता है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 4 में इन्होंने जो ऑप्शन दिया है बच्चों वो ये है, तो वो तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता बच्चों, ये तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, हमें ये जरूर मिला था बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक N और था, वो जरूर मिला था, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो बच्चों वो नहीं मिल सकता, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि जो डी मतलब या फिर फोर्थ, वो क्या है बच्चों, गलत है, वो नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। वो आपका क्या है, आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन हमने क्या है, हाइड्राइड से करवाई है, और फिर हमने क्या कर दिया है, एक अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, पूछा गया है रिएक्शन कौन सी है। तो बच्चों ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो अल्कोहल क्या है हमारा, एसिडिक अपने को पता है, हाइड्राइड जो है अपना एक बेसिक है, तो अपना क्या है यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो आपको वहां पे O माइनस मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास ये है OH, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे, NaH से, NaH मतलब आपके पास H माइनस है, ठीक है, वो H माइनस से H प्लस लेगा, ठीक है, आपकी H2 गैस गई, और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा O माइनस। इसके बाद आपने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड दे दिया CH3I, ये O माइनस यहाँ अटैक करेगा, I माइनस निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, भाई ये तो आसान सी बात है, ये तो अपने को पता ही है ना, SN2 होगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री है, तो SN2 होगी यहाँ पे, तो OCH3 आपका ईथर बन गया है, और ये ईथर बनाने का अपना मेथड है, तो इसी को बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट।
अगर आप लोगों को याद हो तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो यही प्रोसेस है अपनी। तो आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, वही है आपकी करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है बच्चों? 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वो क्या है आपका पूछा गया कि भाई कौन सी बाइफिनाइल रिंग आपकी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर आप ऑप्शन 1 को देखो, हमें बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है कि भाई ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, अगर उनमें ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हो, मतलब आपका हाइड्रोजन ना हो मान लो, ठीक है, हाइड्रोजन का साइज तो काफी स्मॉल है तो उसको हम बल्कि नहीं मानते हैं। आपका मान लो मिथाइल लगा हो ऑर्थो पोजीशन पे, आयो ना, आयो मतलब आपका I माइनस आई हो, Br हो, C2H5, कुछ भी इस तरह का बल्कि ग्रुप हो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो दोनों रिंग जो है एक प्लेन में नहीं रह सकती, रिपल्शन होगा, उसकी वजह से क्या है थोड़ी सी एक रिंग दूसरी रिंग के प्लेन से बाहर हो जाएगी, दोनों एक प्लेन में नहीं होगी, और उसकी आप मिरर इमेज लेने जाओगे तो आपको क्या है वो मिरर इमेज आपकी ओरिजिनल वाले उस पे सुपर इंपोज नहीं होगी, मतलब वो आप क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, आपको उसमें पीओएस सीओएस नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो हमें पता है ये वाला अपना होता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें 53, तो आपको एक क्या दिया हुआ है, एक रिंग, दूसरी रिंग यहां पे लगाया आई, यहां पे नहीं है, यहां पे लगाया इन्होंने NO2। तो भाई ये तो क्या आपकी पूरी एक ही प्लेन में है, क्योंकि ऑर्थो पे ऐसा कुछ तो लगा नहीं है कि बहुत बल्कि हो, हाइड्रोजन ही है आपके, तो दोनों एक ही प्लेन में रहेंगी। और क्या है आप यहाँ पे आराम से इनको उसी प्लेन में काट दोगे तो आपको बच्चा है पीओएस मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई है। तो इसका क्या है फिर इसके पास कोई बहाना नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपके पास बाइफिनाइल, दो फिनाइल रिंग है और यहाँ पे आपके पास है Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे आपके पास I और यहाँ पे भी I। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पे है ना, तो ये वही केस हो गया जो हम बात कर रहे थे, OOTS B, ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। तो इनमें क्या होगा, अब क्योंकि ये बहुत बल्की हैं तो दोनों रिंग आपकी प्लेन में नहीं रह सकती, ठीक है। मतलब हम कैसा कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास पहले दोनों रिंग ऐसे थी एक प्लेन में, ठीक है, लेकिन अभी क्या है क्योंकि बल्कि ग्रुप्स आ गए इनके ऑर्थो पोजीशन पे, तो एक ऐसे टिल्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ऐसे टिल्ट अगर होगी बच्चों तो अब आप क्या है, अब आपको प्लेनर सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर भाई यहाँ पे और यहाँ पे सेम ग्रुप होता ना, तब तो क्या है आप भाई मान लो यहाँ पे सेम ग्रुप होता तो इस वाली का जो प्लेन है ये BRI, इस वाली रिंग का जो प्लेन है उसके प्लेन में अगर आप काटते तो यहाँ पे सेम ग्रुप है तो ये कट जाती, ठीक है, क्योंकि ऐसे कटती, इधर तो बेंजीन तो सिमेट्रिक है ही, है ना, इस एक्सिस के इस प्लेन के अबाउट, लेकिन यहाँ पे Br और I है, इसलिए हमें यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे सेम ग्रुप होते तो ये भी बच्चों क्या हो जाती आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती, लेकिन यहाँ पे अलग ग्रुप है इसलिए क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव आपकी यहाँ पे होगी। और क्यों हो रही, क्योंकि आपके OOTS B लग रहा है प्लस यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यही क्या बच्चों अपनी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, और क्या है थर्ड ऑप्शन में, अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका है तो ये बाइफिनाइल तो है ही अपने पास, ठीक है, हमें करेक्ट आंसर तो अपना मिल ही चुका है। तो अपने को बल्कि ग्रुप्स कहां चाहिए, अब ये इधर है ये इधर है, इसका इससे कोई हिंड्रेंस का तो मामला होगा ही नहीं, ठीक है, तो इनको क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी एक ही प्लेन में रहने में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जब आपकी क्या है चारों ऑर्थो पोजीशंस क्या है बच्चों ऑक्यूपाइड हो, चारों ना हो तो कोई दो जो है बिल्कुल इधर इधर वाली हो ताकि इन दोनों में रिपल्शन हो, यहाँ है तो इन दोनों का तो कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता हमें, तो ये भी ऑप्टिकली क्या है बच्चों इनएक्टिव है। बात कर रहे हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इधर ही कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 कर दिया है और यहाँ पे CH3 कर दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि पहली बात अगर हम करें कि यार दोनों प्लेन में होंगी नहीं होंगी, हमें फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप है बच्चों, हमने अभी बात की कि अगर मान लीजिए भाई ये वाली अगर आप मान लो बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, और ये वाली जो है अगर ऐसे भी हो गई है आपकी, समझ रहे हो ना भाई, ऐसे है पहले बोर्ड के प्लेन में नहीं है वो ऐसे हो गई, ठीक है, अगर वो ऐसे भी होगी तब भी हम उसी के प्लेन में काटेंगे अगर, तो क्या होगा, ये दोनों तो आपके सिमेट्रिक है ना, इसके अबाउट तो आपको सिमेट्री फिर भी मिल जाएगी, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। आपको तीन रिएक्शन दी गई, पूछा भाई कौन कौन सी रिएक्शन ये है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में बताना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर क्या है सब्स्टिट्यूशन है या फिर क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों 54। तो पहली क्या है आपके पास, पहली में आपके पास है बच्चों CCC, आपके पास Br है, हमने KOH से रिएक्शन करवाई और क्या हुआ, यहां से अपने H+ निकाला, यहां से Br गया, यहां पे अपन ने अल्कीन बना दिया। तो
अल्कीन बना दिया प्लस आपका KBr आ गया, ठीक है। अब अल्कीन बनना अपने को साफ दिख रहा है, तो क्या एलिमिनेशन है ना भाई, यहाँ से आपका H प्लस गया, Br गया, HBr एलिमिनेट हुआ और आपको बच्चे यहाँ पे एक आपकी अल्कीन फॉर्म हो गई। तो ये क्या है आपकी A एलिमिनेशन है। दूसरी क्या है, यहाँ पे Br है, ठीक है, तो Br है प्लस KOH है। इस बार KOH ने क्या किया है, यहाँ पे अटैक किया है, Br निकल गया है, तो आपको यहाँ पे OH मिल गया है। ये क्या है, OH माइनस ने आके Br माइनस को क्या किया बच्चों, सब्स्टिट्यूट किया है, तो वो आया, उसने Br को भगाया, खुद उसकी जगह लग गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या है बच्चों आपकी सब्स्टिट्यूशन। अगर आप C देखो, C रिएक्शन क्या है, आपके पास एक ये है, ठीक है, अल्कीन है, प्लस आपने क्या किया Br2, और Br2 क्या है, इसके अक्रॉस बच्चों जाके लग गया है। अपने को पता है Br2 का एंटी एडिशन होता है, ठीक है, तो क्या है अब, तो Br2 इसके क्रॉस जाके लग गया, मतलब Br2 इसके क्रॉस जाके बच्चों क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन जाके ऐड हो गए हैं। तो ये क्या है बच्चों आपकी एक एडिशन रिएक्शन है। बस आपको इतना ही बताना था भाई, पहली एलिमिनेशन है, दूसरी क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूशन है, तीसरी क्या एडिशन है। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। आपसे पूछा गया नेचुरल फाइबर कौन सा है, बेकेलाइट, सेल्यूलोज, रबर, नायलॉन 6। ठीक है, सबको पता है कि भाई सेल्यूलोज जो है अपना, है ना, बीटा डी ग्लूकोज की कई यूनिट्स आप मिला दोगे तो मोनोमर उसका है बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज के आप कई यूनिट्स मिला दोगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो अपना बनता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज अपना जो है उसमें क्या है कि वो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट है आप उनकी सेल वॉल का, और अपने को पता है सेल्यूलोज क्या है, फाइबर है, तो सेल्यूलोज जो है वो अपना नेचुरल फाइबर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही बच्चों यहाँ पे 55 में बी। अगर हम चार ऑप्शन के बारे में थोड़ी बात करें कि भाई कौन क्या है, तो एक आपका ऑप्शन नंबर 4 है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 अगर आपको याद हो तो कैप्रोलैक्टम जो अपना है, कैप्रोलैक्टम से बनता है बच्चों। तो आपके पास हम बात करें 55 की, कैप्रोलैक्टम क्या होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। तो इसको आप क्या कराओगे, अगर OH माइनस हीट दीजिए, वो यहां जाएगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, तो आपको बेसिकली यहां पहले मिलेगा C डबल बॉन्ड OH CH2 5, ठीक है, ये अपना क्या था बच्चों, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम CH2 5 और आपका NH2, ये आपका मोनोमर है, ठीक है, ये आपका मोनोमर है। अब आप इस मोनोमर से क्या कराइए, अब ऐसे कई मोनोमर आपके, भाई ये NH2 दूसरे CO COOH पे क्या है, वहां से वाटर निकलेगा, तो एक अमाइड लिंकेज, तो आपको अमाइड लिंकेज मिलते जाएंगे, वही आपका क्या बच्चों नायलॉन 6 क्यों, 5 कार्बन ये रहा मोनोमर में, छठा ये रहा, तो 6 कार्बन आपके हैं, इसलिए नायलॉन 6 इसको बोला गया है। रबर की बात करें तो रबर का अपने को पता है, रबर की जो मोनोमर है वो अपना क्या है बच्चों, आपका रबर का मोनोमर ये है, ठीक है, आइसोप्रीन। तो ये सिस आइसोप्रीन है, और इसी का जब अपन पॉलीमराइजेशन कराएंगे कि भाई ये इधर गया, ये वाला एक इसका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C CH2 इधर आपका CH3, और फिर ऐसे ऐसे आपकी क्या बच्चों N यूनिट्स आपकी जुड़ती चली जाएंगी। तो ये अपना क्या है बच्चों, ये अपना है रबर, ठीक है, तो ये अपना रबर है। लेकिन बात हम ऑलरेडी कर चुके, सेल्यूलोज जो है बच्चों अल्फा आपका क्या बीटा डी है ना, बीटा डी ग्लूकोज की कई यूनिट्स जुड़ेंगी, तो अपना क्या है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, तो अपने को मिलेगा क्या, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज आपका क्या नेचुरल फाइबर है ना, प्लांट्स में हमें ये मिलता है। बेकेलाइट की बात करोगे, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का क्या है बच्चों, ये दोनों उसके मोनोमर हैं, मोनोमर मतलब यहाँ पे तो एक ही नहीं है, दो हैं, तो इन दोनों यूनिट्स जब यूनिट्स जुड़ेंगी आपकी, तो हमने फिनोल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम बेकेलाइट की बात करेंगे तो ये अपना फिनोल है, और फॉर्मल्डिहाइड से इस तरीके से क्या है आपकी यूनिट सारी बच्चों जुड़ती जाएंगी, तो इधर भी फिर आपकी इधर भी जुड़ेंगी, तो इस तरीके से क्या है बच्चों आपका 3D स्ट्रक्चर बनेगा, वही आपका क्या है बच्चों आपका बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट की बात की हमने बात की नेचुरल रबर की, और हमने बात की कैप्रोलैक्टम जहां से आपको नायलॉन 6 मिल रहा है, और सेल्यूलोज की। करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, सेल्यूलोज, जो आपका क्या है नेचुरल फाइबर है। 56 की अगर हम बात करें बच्चों, तो फॉलोइंग रीजंस कैन नॉट डिस्टिंग्विश, अच्छा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कौन डिस्टिंग्विश जो है नहीं कर सकता, तो अपने को पता है यार, अपने जो टोलन, फेलिंग और ब्रेंडिट सॉल्यूशन है बच्चों, ये तीनों ही क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के साथ टेस्ट देते हैं। क्योंकि अगर आपको रिड्यूसिंग मिल गया है ना आपका, हमें पता है यार, अगर तीनों की अगर आप रिंग बनाओगे, मतलब अगर आप दोनों की, चाहे आपका ग्लूकोज हो है ना या आपका फ्रक्टोज हो, अगर आप दोनों की रिंग वाली फॉर्म बनाओगे, तो अपने को पता है यार वहां पे क्या है, अपना एक हेमिएसिटिल कार्बन है, तो हेमिएसिटिल अगर है तो हेमिएसिटिल क्या बच्चों रिड्यूसिंग होता है, तो वो आपका क्या करेगा, वो बिल्कुल तो
फैलिंग, टोलन, बेनेडिक्ट, ये तीनों क्या है, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और वो इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो बिल्कुल जो है तीनों ही टेस्ट देंगे, तो डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पाएंगे। डिस्टिंग्विश करना मतलब एक के साथ टेस्ट दे, एक के साथ ना दे। अगर एक के साथ देता है, एक के साथ देता तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, लेकिन तीनों ही क्या है, दोनों साथ टेस्ट दे रहे हैं तो नहीं कर पाएगा। तो आपका टोलन हो या फैलिंग हो, बेनेडिक्ट हो, तीनों टेस्ट देते हैं बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, हाँ ये 56 था। 57 की बात आप करोगे, आपसे पूछा गया कि भाई बेंजोइक एसिड किस में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे, काफी आसान है, अपने को पता है यार अपनी बेंजीन पे क्या है, कितनी बड़ी चेन हो, अगर आप KMnO4 OH माइनस हीट दे रखी है तो आपका क्या है बच्चों, ये सारी टूट जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, COOH मिलेगा, चाहे आपने कुछ भी लगा रखा हो, बस यहाँ पे आपकी बच्चों क्या नहीं होनी चाहिए, टर्शियरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्शियरी जो है ना वो नहीं हो पाएगा, अपने को एक बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा अपना COOH। चलिए तो पहले वो तो मिल रहा है। दूसरे की बात आप करोगे, क्या है आपके पास ग्रिग्नार्ड है, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास है PHMgX प्लस क्या है अपने पास CO2। तो भाई क्या है, वो ये R माइनस, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, PH C डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर इसने क्या H3O प्लस दिया हुआ है तो वहां से H ले लीजिए, तो बन गया आपका बेंजोइक। इसमें भी बन रहा है। आप बात करो तो ऑप्शन नंबर 3 की, तो एसिटोफिनोन है आपके पास, बेंजीन COCH3 एसिटोफिनोन, और इसकी हम क्या क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों क्रोमिक एसिड क्या करता है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और आपको क्या देगा, यहाँ से ये भी बेंजोइक एसिड ही देगा, तो इसको ऑक्सीडाइज बच्चों ये कर देता है, भले ही ये कीटोन हो, है ना, तो क्रोमिक एसिड इस वाले को करता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो एक ही बचा है, तो 4 ही होगा आपका। 4 में क्या है, अगर आप 4 की बात करो, आपके पास एक अमाइड है, ठीक है भाई, अपने पास क्या है बच्चों, बेंजामाइड है, और इसके साथ क्या करवा रहे हैं, ये OH माइनस Br2, ठीक है। तो होफमैन टाइप का कुछ है, होफमैन ब्रोमाइड, तो आपको क्या है NaOH Br2 है। अब रिएक्शन की उसमें नहीं जाएंगे, पर मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है अगर आपका RCONH2 हो तो क्या बच्चों, ये वाला पार्ट आपका शिफ्ट होता है, पहले क्या बनेगा आपका अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, फिर वहां से आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन आपको मिलेगा। बात ये कि आप इसको गायब कर दो और सीधा क्या बना दो, NH2, तो आपको यहां से ये मिलेगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों कार्बोक्सिलिक क्या है आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना 4 क्या है बच्चों, वो अपने को बेंजोइक एसिड नहीं देगा, वही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में इन्होंने बोला है कि भाई 58 क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। 58 में बोला गया है कि आपके जो अराइल अमीन्स हैं, अराइल अमीन्स मतलब आपके पास ये मान लीजिए बेंजीन है और यहाँ पे आपके पास NH2 है, ठीक है, एनिलीन मान लीजिए, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं अल्काइल अमीन्स की, अल्काइल मतलब आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का है, CH3NH2। इन दोनों में क्या है, ज्यादा बेसिक कौन सा है, ये बोला कि ये कम बेसिक है, उसका रीजन दिया हुआ है ना, या ज्यादा भी हो सकता है, 4 ऑप्शन है। तो हमें पता है इसका जो लोन पेयर है बच्चों, वो बेसिक कौन, भाई अच्छा बेस कौन, जो अपना लोन पेयर इजीली क्या है बच्चों दे दे, है ना, जो जितनी आसानी से लोन पेयर देगा वो उतना अच्छा बेस। यहाँ पे लोन पेयर है, इसका क्या कर रहा है बच्चों, प्लस का इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो इसके साथ क्या है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है तो उसका लोन पेयर तो बिजी है एक तरह से, ठीक है। मानते हैं कि भाई वो उतना अच्छा नहीं है कॉन्जुगेशन, क्योंकि आपका माइनस चार्ज जो जाएगा वो कार्बन पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो क्या है, ये तो sp2 है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में गया, ये तो sp3 है, तो ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है, ये आपका क्या है बच्चों डिलोकलाइज्ड है, वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं दे पाएगा, और यही इसका रीजन है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा आपको। Aryl amines are generally less basic than alkyl amines because the nitrogen lone pair electrons are delocalized by interaction with aromatic ring pi electron system। बिल्कुल भाई यहाँ पे जो pi electron system है उसके साथ क्या है, वो डिलोकलाइजेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, उसकी वजह से क्या है, इसकी बेसिसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, हमें बताना है भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अपने को 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो अगर आप, ये तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक अपने पास NH3 है ना, NO2 है, HNO3 है और आपके पास NO है। तो अगर आप निकालने जाएंगे, हम बात कर रहे हैं 59 की, ठीक है। एक आपके पास है HNO3, एक आपके पास है NO2, एक आपके पास है NO, एक आपके पास है बच्चों NH3, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, अपने को पता है ये कितना हो गया, इन पे -2 और एक पे यहाँ +1, तो आपका क्या हुआ, ऐसे निकाल सकते हो भाई, +1 ये हाइड्रोजन का हो गया, इसका नहीं पता x -6 = 0, तो x आपका आ गया बच्चों +5, तो यहाँ पे +5 में यहाँ पे निकालोगे सेम चीज से, इसका आएगा +4, इसका आएगा +2, इसका आएगा बच्चों
3। तो क्या हो गया आपका ऑर्डर, आपका हो गया ये वाला आप ढूंढ लीजिए, मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। पूछा है भाई कौन सा एलिमेंट आपका ये नहीं बना पाएगा, MF6 2-। अगर यहां से आप देखो तो n तो +4 में ही है, लेकिन कितनों के साथ बॉन्डेड है वो, 6 के साथ। अब दिए हुए कौन से आपके ग्रुप 14 वाले, आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है और आपके पास टिन है। अब दिक्कत क्या है कि भाई हमने कार्बन का तो कोई 6 वाला देखा नहीं आज तक, हम तो CH4 टाइप देखते आए हैं, ठीक है, 4 के साथ ही बनाता है, क्योंकि बच्चों ये क्या है आपका, है ना, सेकंड पीरियड का है और इसका तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाते हैं। आगे आप जाओगे, अब ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं कर सकता इन 6 को लेने के लिए, तो एक्स्ट्रा 2 जो है उनको कहां से, ये बना ही नहीं पाएगा उनके साथ बॉन्ड। लेकिन ये क्योंकि अपना ऑक्टेट क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में क्या है, वो f वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कर सकते हैं डी ऑर्बिटल होने की वजह से। तो क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, कार्बन जो है बच्चों नहीं बना पाएगा ये वाला आयन, ठीक है। रीजन क्या है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है ना, कोई ऐसा वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं कि वो 2 F- जो है उनके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर पाए F के साथ, तो नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो इन आपसे पूछा गया है भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, किसमें, ग्रुप 13 में। तो आपके पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है ना, और गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो पांचों ही हैं, और अपने को बताना है भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, जनरली क्या होता है, अगर आप बच्चों ग्रुप में नीचे जाओगे तो क्या होगा भाई, आपका साइज बढ़ता रहता है, क्योंकि आपकी एक जो है बच्चों शेल ऐड होती रहती है। तो अगर आप नीचे जाओगे तो आपका क्या है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो हम कहते हैं यार अब आपका साइज बढ़ गया है, तो न्यूक्लियस से जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आप कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से निकाल सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है भी, क्यों, क्योंकि आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन्स है, उनकी पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे जो है बच्चों घटता जाएगा, है ना। तो हम कह रहे हैं यार जनरली ऐसा देखने को मिलना चाहिए था अपने को, अगर हम बात करें, है ना भाई, ये गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो मिलना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं मिलता अपने को। क्यों, क्योंकि जब हम यहां से यहां जाते हैं तो अपने डी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और यहां से यहां जब आप जाओगे तो आपके एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इन दोनों की शील्डिंग क्या है बच्चों, पुअर है। तो इन दोनों की शील्डिंग पुअर है, तो आप कह सकते हो यहां से यहां आपका जो साइज है डी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री की वजह से आपका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने लगता है, ठीक है। और आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स भी बढ़ चुके हैं, तो बाहर वालों पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो गई है, क्योंकि डी की शील्डिंग पुअर है, प्रोटॉन्स आपके पास ज्यादा हो गए हैं, तो उतनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। उसकी वजह से आपको जो ट्रेंड देखने को मिलता है, तो मतलब जो होगा आपका गैलियम भी आगे आएगा, आपका थैलियम भी आगे आएगा। अब एफ की शील्डिंग तो बहुत ही पुअर, अब आप ये समझिए कि भाई साइज तो इसका छोटा हो गया, प्रोटॉन्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो यहां से यहां आप जाओगे तो प्रोटॉन्स से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन साइज इसका और साइज भी छोटा हो गया है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, इसका साइज जो है इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स की पकड़ अच्छी हो जाती है, उस वजह से ये आपको जो ट्रेंड देखने को मिलता है ना, ये रटना ही है। आप लॉजिक दे सकते हो, लेकिन कौन कितना आगे पीछे आएगा उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा। तो थैलियम आता है आपका बच्चों, फिर आपका आता है गैलियम, फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम, और फिर आएगा आपका बच्चों कौन सा, इंडियम। तो आपको ये ट्रेंड देखने को मिलता है, और अगर आप बात करोगे ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, हमसे पूछा गया भाई एलिंगम डायग्राम अगर आप देखो तो ZnO को कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन सा मेटल रिड्यूस कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, मैग्नीशियम है, टिन, कॉपर है, लेड है। अच्छा, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज वाले से करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हम कह सकते हैं यार जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं भाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं वो क्या है, नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, नीचे वाले ऊपर वालों को नहीं कर सकते हैं। एलिंगम डायग्राम से भी अगर आप जाओगे, अब एलिंगम डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो आपके ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का रेशियो, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन ज्यादा ऑक्साइड बनाना चाहता है ना, वही बताता हूं एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम का अगर आप कंक्लूजन निकालना चाहो, पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। तो 4 दिए गए हैं, अपने पास है मैग्नीशियम, अपने पास है टिन, कॉपर, लेड और एक जिंक का ऑक्साइड है। तो अगर हम इन पांचों को रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस करेंगे तो क्या होता है भाई, अपना कुछ इस तरह का आता है। अब आपने जो भी ट्रिक बना रखी है ना, अपने अपने ट्रिक लोगों के पास है, अपने ट्रिक से इनको अरेंज कर लीजिए। तो क्या आता है आपका मैग्नीशियम सबसे ऊपर होगा, हाँ। अच्छा, फिर क्या आएगा, फिर आपका जिंक आएगा, अच्छा फिर आपका मतलब जिंक के भाई बाद ही होते हैं अपने, है ना, एसएन टीन के बीच में, फिर लेड, कॉपर, इस तरह से आपका आएगा। कहने का मतलब ये कि जिंक से ऊपर क्या है आपका मैग्नीशियम है।
तो जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक को अगर 2+ में है जिंक, है ना भाई, ZnO में जिंक 2+ में है, तो इसको रिड्यूस कौन कर सकता है, जो इससे ऊपर है, ऊपर कौन है, मैग्नीशियम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एलएनजी रिड्यूस करेगा। एल्यूमिनियम डायग्राम में क्या है अपने पास, टेम्परेचर के साथ, है ना, यहां पे आपके पास क्या है ना, गिब्स फ्री एनर्जी का आपके पास इसके साथ, है ना, डेल्टा जी का आपके पास भाई यहाँ पे अब मेटल ऑक्साइड के अपने कुछ इस तरह के आते हैं, ठीक है। यहाँ अपनी C से CO2 वाली लाइन है ना, बहुत सारी लाइन होती है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है। और अगर आप देखो तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे कुछ उल्टी रहती है, मतलब आपका ज्यादा रिएक्टिव वाले यहाँ होते हैं, ठीक है, फिर आपके कम रिएक्टिव वाले इधर होते हैं, इस तरह से प्लेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Mg की, है ना, MgO बनाने वाली लाइन कुछ यहाँ होगी, फिर जिंक की ZnO वाली लाइन कुछ यहाँ होगी, और अगर आप बात करोगे तो इन सब की फिर इससे ऊपर ही होगी जिंक वाले से। तो एल्यूमिनियम से आप समझोगे तो एल्यूमिनियम में जो नीचे वाला है, अब इसका मतलब क्या है कि Mg की ऑक्साइड बनाने की, Mg की ऑक्साइड के लिए चाहत ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक की ऑक्साइड की। तो मतलब Mg जो है जिंक से ऑक्सीजन ले लेगा, खुद ऑक्साइड बना लेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसमें जो नीचे है वो ऊपर वालों को रिड्यूस कर सकता है भाई रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि आप यही समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे उल्टी हो गई है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो आपको नीचे मिलेगा, और फिर इस तरह से, तो इस तरह से आपका जो है ग्राफ है ये, ठीक है, उनके फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ऑक्साइड्स के ये। तो यहाँ पे क्या था, जो ऊपर है वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही उल्टी है, तो नीचे जो है, तो मैं कह रहा हूँ Mg ज्यादा चाहता है कि उसका ऑक्साइड बने एज कंपेयर टू जिंक, तो उसको अगर जिंक का ऑक्साइड मिला तो Mg उससे ऑक्सीजन छीन लेगा, उसको कर देगा जिंक में, खुद चला जाएगा MgO में। तो सीधी सी बात है भाई, मैग्नीशियम मेरा क्या बच्चों कर सकता है, आप एल्यूमिनियम से भी इसको समझ सकते हो, तो आएगा अपना क्या, मैग्नीशियम। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपका कैनिज़ारो रिएक्शन का क्वेश्चन है ना, जब आपके पास भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो आपकी कैनिज़ारो होती है, वरना आपकी एल्डोल हो जाती है। तो आपके पास एल्डिहाइड है, क्या दिया हुआ है आपके पास, बेंजीन है, इधर CHO, इधर CHO, और क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्या होगा, तो कैनिज़ारो कराएंगे हम, तो हमने कहा यार एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। तो आपके पास जो CHO है और इधर भी आपके पास CHO है ना, आपका OH माइनस गया, इधर अटैक किया, इधर गया ऊपर, ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर माइनस आएगा, वो माइनस जब वापस आएगा तो यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा और वो इस पे अटैक करेगा, है ना, फिर इस पे माइनस आएगा, बेसिकली ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपके पास O माइनस H। अब क्योंकि ये बैटर अच्छा एक है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस ये ले लेगा, यहाँ OH बन जाएगा, तो C डबल O माइनस मिलेगा आपको, और आपको यहाँ पे CH2OH मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको बच्चों देखने को मिलेगा। और आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको यही दिया हुआ है, ठीक है, CH2OH यहाँ दिया हुआ है, यहाँ C डबल O माइनस दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक है, इसको ऐसे पलट दीजिए, वही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों क्या हमारा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कैनिज़ारो हो रही है ना, कुछ इसमें खतरनाक नहीं है। अब पूछा गया भाई अगले क्वेश्चन में कौन कौन आइडोफॉर्म देंगे, नहीं देंगे, ये पूछा गया कौन नहीं देगा आइडोफॉर्म। भाई आइडोफॉर्म कौन देता है, आपने को ये पता है, आइडोफॉर्म के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, कौन सा ग्रुप अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 64 की, आइडोफॉर्म देना है तो अपने को ये वाला ग्रुप चाहिए यार, COCH3 ये चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये भी चलेगा, OHCH3। अगर ये मिल गए तो आपके आइडोफॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए आपके ऑप्शन नंबर 1 में जो है आपका है ना प्रोपेनॉन है, तो आपके पास ये वाला है वहां पे, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी की बात करोगे तो वहां पे क्या आपको ये दे दिया गया है, C पे I और CH3। अब ये क्यों देगा, क्योंकि आपके पास क्या आइडोफॉर्म में I2OH माइनस है ना, अब ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, थोड़ा सा ट्विक किया हम लोगों ने, OH और CH3, यही तो बन गया है ना भाई, ये तो अच्छा लिंक ग्रुप पे निकल जाएगा, OH अटैक करेगा, ये बनेगा, तो ये भी आइडोफॉर्म बच्चों आपको देगा। तो बी भी देगा, सी वाले में आपके पास ये ग्रुप है, सी भी देगा, डी ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि डी में क्या है आपके पास, डी में आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3। तो अगर ये वाला यहां होता तो काम चल जाता, ये बन जाता, लेकिन ये क्या इधर भी दो का वन, तीसरे पे जाके इधर भी दो, तो यहां अपने पास क्या है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अपने को नहीं मिला, तो ये अपना आइडोफॉर्म नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या बच्चों इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन आपको क्या बताना है, IUPAC नेमिंग करनी है, आपको करनी है बच्चों यहाँ पे IUPAC नेमिंग करनी है, काफी आसान है। आपको 3 जो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, आपके पास कार्बोक्सिलिक है, आपके पास एक कीटोन है और आपके पास एल्डिहाइड है। तो आपने को पता है यार फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक अपना ऊपर आता है इन दोनों से, तो वहां पे जो है उस वाले को अपन नंबरिंग 1 देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, एक बार अपन ने क्या है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप देख लिया, उसके बाद जितने भी बचे सब सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे।
तो फिर हम देखेंगे यार लोवेस्ट नंबरिंग जो है किसको आ रही है, फिर हम लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल लगा देंगे। 65 आपको दिया गया है ये साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे दे दिया आपको एल्डिहाइड। हमें पता है यार ये है अपना क्या प्राइमरी, तो इस वाले कार्बन को दिया 1। अच्छा 1 इसको दे दिया, इधर जाएं या इधर जाएं भाई, यहाँ तो आपको सेकंड पे मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ तो 1 2 3 4, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ, तो अपन सम का रूल नहीं लगाते बच्चों, अपन देखते हैं यार आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको अगर लोएस्ट मिल रहा है ना अपन उस तरफ चलेंगे, है ना। कभी भी लोएस्ट लोकेंट में आप सम का रूल मत लगाना, है ना, सम वाला कई बार आपको गलत आंसर देता है। लेकिन अपन क्या देखते हैं यार, पहले जिस इंस्टेंस पे अपने को लोएस्ट मिलेगा, इधर से चले अपने को दूसरे पे मिल गया, ठीक है, इधर से चलेंगे तो फोर्थ पे मिलता, तो दूसरे वाले पे जाएंगे। 2 3 4 5 6, तो क्या मिला मुझे, और क्योंकि इस वाले का कार्बन इसी में है तो 2 पे आ गया अपना। अब ये तो है ऑक्सो, ठीक है, ये क्योंकि इसका कार्बन इसमें नहीं आया है चेन में तो इसको बोलेंगे फॉर्माइल। तो बस 4 पे आपका फॉर्माइल है, 2 पे आपका ऑक्सो है, साइक्लोहेक्सेन है, और 1 पे क्या है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका, तो अगर आप बी ऑप्शन देखो आपको मिलेगा 4 फॉर्माइल, ठीक है, और क्योंकि आपका फॉर्माइल में F है, ऑक्सो में O है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 फॉर्माइल, फिर आपका 2 पे ऑक्सो, फिर आपका साइक्लोहेक्सेन, फिर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में आपको क्या है बताना है कि भाई कौन सा ऑर्डर सही नहीं है ना। 2 ऑर्डर आपके बेसिक स्ट्रेंथ के हैं, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का है और एक में आपका -I इफेक्ट इन्होंने पूछ रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का है, आपको दिया गया है एनिलीन है, लेकिन इसके ऑर्थो पे लगा दिया इधर CH3 और दूसरी वाली में दोनों पोजीशंस पे जो ऑर्थो है उन पे CH3 लगा दिया है और बोला गया है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। अच्छा कैसे करेंगे, अपने को पता है यार बच्चों ऑर्थो, अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन के लगा दिया है तो अपना क्या है यहाँ पे SIP लगता है, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, है ना, प्रोटोनेशन। ध्यान रखना इसमें क्या है, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक में होता है, कार्बोक्सिलिक में अगर आपने ऑर्थो पे लगाया कोई ऐसा ग्रुप बल्कि, तो क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक का क्या है प्लेन चेंज हो जाता है, वहां पे क्या है वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है, तो वहां पे ऐसा यार लगता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे प्रोटोनेशन है, मतलब जब आपका क्या है ये H+ लेगा, NH3+ आपके पास यहाँ पे बना, ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, फिर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये क्या है दिक्कत करेंगे इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, क्योंकि अब ये वाला रीजन क्या है बल्कि है, और जो जितना ज्यादा बल्कि है उतनी ज्यादा दिक्कत करेगा, तो आपका जो कॉन्जुगेट बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो या फिर अब हम ये भी बोल रहे हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन, है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं जब आपका प्रोटोनेशन हो रहा है तो वहां पे इनके हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ये उतना स्टेबल नहीं बन पा रहा है, स्टेबल नहीं बन पा रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या है, कम हो गई। क्योंकि हम ये कहते हैं यार अगर आपको चेक करना है कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है, तो क्या करते हैं उसका आप कॉन्जुगेट बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिए, वहां से हम कह सकते हैं जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना अच्छा एसिड या बेस। अच्छा, और इसके क्या है ऑर्थो पे एक ही है, तो इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा है स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, ये कम देगा प्रोटोनेशन में, तो क्या है बच्चों ये ज्यादा बेसिक है, सही बात है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, है ना, आपने को बताना है भाई -I का ऑर्डर, तो NH3+ बोल रखा है ये ज्यादा है किससे, NR3+ से। अच्छा, और फिर ये नाइट्रो से और ये फिर साइनो से। तो अब वैसे तो सबको पता ही होता है, सबने पढ़ाई होता है कि यार अपने को वैसे लगता क्या है कि यार यहाँ पे ये N पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे H है यहाँ पे R है, तो R वैसे अगर आप, हाँ इसमें थोड़ा दूसरा लॉजिक लगता है, सब बच्चों को पता ही होता है क्या होता है। अगर आप ऐसे सोचो यार R R R आपके पास 3 R है, +I से क्या है इस प्लस को थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बुक थोड़ी कम हो गई है, ये कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, नहीं, यहाँ पे ये लॉजिक नहीं होता है। क्या होता है कि यार आपके जो R हैं, ठीक है, ये बल्कि ग्रुप से, तो इन तीनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा आपका बच्चों यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो आपका S कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसे समझ सकते हो, अगर हम बात करें sp3 sp2 sp, अगर हम बात करें एंगल की भी, है ना भाई, इसमें 180, इसमें आपका 120, इसमें 109 डिग्री के आसपास, और S कैरेक्टर भी इधर ही बढ़ रहा है, तो अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो S कैरेक्टर बढ़ रहा है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ा, S कैरेक्टर बढ़ा, S कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे या फिर इससे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी आपकी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ गई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए, तो ये वाला बच्चों इसके आगे आएगा ना कि इसके पीछे। देख के अगर प्लस आई से देख के लगता है कि यार ये पीछे होना चाहिए, लेकिन ये वाला लॉजिक है बच्चों यहाँ पे है ना, जो आपका बेंड्स रूल वाला है, तो ये वाला आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, तो ये क्या है आपका गलत ऑर्डर है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो आपको एक तो एनिलीन दिया गया है भाई, ये है आपके पास NH2 ये है, और ये किससे ज्यादा बोला गया है, एक आपको अमाइड बना दिया गया है। अब भाई यहां अगर आप देखो तो यहां जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, है ना। यहां तो क्या है, ये लोन पे इधर गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, आपके ओपन नेगेटिव आया, ये बनेगा दूसरा। लेकिन ये वाला इसका इसके 2 ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ज्यादा बन रहे हैं ना। यहां से ये यहां पे आ सकता है 2, फिर आपका क्या हो सकता है, यहां पे आ सकता है 3, फिर 4th, तो आपके 5 बनेंगे यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं। लेकिन ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, जो बन रहे हो कितने अच्छे हैं। इसका जो दूसरा वाला है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इस पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है, ज्यादा अच्छा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका जो बनेगा वो। तो इसका लोन पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा बिजी है, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज जा रहा है वो भी क्या है, अच्छा खासा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं ये इसके ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये उतना बिजी नहीं है। यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो हमने बात की ज्यादा स्टेबल है, तो अपनी क्या होगी बच्चों, इसी की आपकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आप कह सकते हो ये फिर भी अवेलेबल है, ये थोड़ा कम अवेलेबल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्या है बच्चों, रेजोनेंस में जा रहा है, ये कार्बन के साथ जा रहा है। तो ये तो क्या है आपका सही है। 4th बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, आपके पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है अपने पास, फिर अपने पास क्या है, बेंजोइक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये आपके पास बेंजोइक है, और आपके पास फिर क्या बच्चों, एसिटिक एसिड है, ठीक है। देखो यार ये तो प्लस आई लगा रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बनाओगे आप, तो प्लस आई से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये वाला। अब इसमें क्या है, ये माइनस आई और क्या है यहाँ पे प्लस एम टाइप का लगा रहा है, लेकिन और ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो है इससे तो क्या है बच्चों ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसमें प्लस आई है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है प्लस आई डोमिनेट कर रहा है या फिर क्या बच्चों आपका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है। जनरली ये ऑर्डर, अब लॉजिक देने को हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये बच्चों ये वाला याद रखना है, ठीक है, याद रखना ये वाला, क्योंकि ये आपको आगे भी मिल सकता है ना, तो एग्जाम में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। तो जनरली ऑर्डर आपका यही है, ठीक है। आप पी के वैल्यू से जाओगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कौन ज्यादा एसिडिक है। थोड़ा लॉजिक के लिए हम ये बोल सकते हैं, इसका जो प्लस एम वाला है, अभी माइनस आई स्टेबलाइज करेगा, है ना भाई, यहां से H प्लस गया, माइनस बना, माइनस आई उसको स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम डिस्टेबलाइज करेगा। तो अब जब ये इसके बाद ही आ रहा है तो मैं कह सकता हूं इसका प्लस एम वाला है वो माइनस आई वाले से थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, तो उसकी वजह से ये इसकी क्या है बाद आ रहा है। तो फॉर्मिक, फिर आपका बेंजोइक, फिर आपका एसिटिक एसिड, ये वाला आपका ऑर्डर बच्चों सही है। गलत कौन सा था, ये आई वाला, NR3 जो है ज्यादा आपका माइनस आई शो करेगा एज कंपेयर टू NH3+। चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही, करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। आपको बोला गया, आपको क्या दिया गया है, एनिलीन दी हुई है ना। तो पहले डाइजोनियम बनाया गया है NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, ऊपर डाइजोनियम बन गया। फिर क्या बोला गया है, H3O+ हीट किया, क्या होगा, डाइजोनियम वाले का N2 निकलेगी, OH लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा, तो आपके पास फिनोल आ गया। फिनोल के बाद हमने क्या किया, A मतलब आपका डाइजोनियम जो था, तो फिनोल प्लस डाइजोनियम है, और वीकली एसिडिक आपका क्या है, वीकली अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल। तो फिनोल में जब अपन क्या करवाते हैं, कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं, अपन थोड़ा अल्कलाइन मीडियम रखते हैं, ताकि आपका फिनोल से फिनोक्साइड बने। फिनोक्साइड आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो आपकी डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन जो है, जो कपलिंग रिएक्शन है भाई, आपका डाइजोनियम वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, फिनोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर फिनोक्साइड बनाया और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा अल्कलाइन मीडियम रखते हैं, थोड़ा बेसिक मीडियम रखते हैं, pH 9 to 10 हम रखते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, तो आसान सा क्वेश्चन है, मतलब फिनोल पे हमें क्या करवाना है, जो आपका डाइजोनियम वाला है इलेक्ट्रोफाइल, उसका अटैक करवाना है, कपलिंग रिएक्शन है। तो पहले आपके पास है एनिलीन, हमने यूज किया NaNO2HCl, या मैं डायरेक्टली बोल दूं HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा, डाइजोनियम, मतलब N2+Cl-। फिर क्या किया, H3O+ हीट, क्या बनेगा, N2 निकल जाएगी, अपने को मिलेगा OH। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दोबारा A मेरा ये है, मतलब N2+Cl-, इसकी रिएक्शन, तो ये, और मैंने अल्कलाइन मीडियम, मतलब मेरा यहाँ पे बन जाएगा फिनोक्साइड, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, तो जल्दी मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे अपने को, कि भाई ऑर्थो पे तो थोड़ा हम रिपल्शन वाला लॉजिक दे सकते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके पास, N ट्रिपल बॉन्ड N+, ये ठीक है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके आओ, तो क्या बनेगा
N डबल बॉन्ड N प्लस, बस तो ये वाली इस पोजीशन से क्या है बच्चों ये जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या बेहतरीन N डबल बॉन्ड N PH। और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, आप पोनी से याद रख सकते हो, है ना। फिनोल के केस में ऑरेंज मिलती है, एनिलीन के केस में येलो मिलती है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा, ये आंसर मिलेगा थर्ड। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हैलोजेंस के लिए सही नहीं है। पहला, ऑल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये तो गलत है क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या -1 में रहता है, सही बात है, मैं भी ऐसा सोचता था आज तक, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एनसीईआरटी ने बोला है कि जो हाइड्रोजन का जो फ्लोरीन का जो एक ऑक्सी एसिड बनता है कौन सा, HOF। तो HOF में अब एनसीईआरटी ने बोला है कि फ्लोरीन जो है +1 में रहता है इसमें। मुझे भी ये बात नहीं पच रही है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला तो मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं भाई फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, तो अब एनसीईआरटी ने बोल दिया तो ये वाला क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन मानना पड़ेगा भाई, बाकी तो अपने को पता है +1 में आते ही हैं, ठीक है। तो आपका क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन जो है तो +1 3 है ना, 5 7 ये वाली भी हो चुका है, ये वाले शो करते हैं। तो फ्लोरीन भी हमने इस वाले एग्जांपल से केवल HOF जो है इसका एकमात्र ऑक्सी एसिड फ्लोरीन का HOF, उसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि फ्लोरीन जो है +1 में है, जेडीली ने ये लिखा है कि -1 में है, लेकिन नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी की मानो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम कहेंगे भाई सारे प्लस वाली शो करते हैं। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है भाई, दूसरों ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। तो सारे जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो भाई अपना F2 है, तो F2 चाहता है वो भाई F- बनाए, तो खुद इलेक्ट्रॉन्स ले, तो दूसरों क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपके सारे F2 Cl2 ये सारे क्या है बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, तो दूसरा वाला भी सही है। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स अपने को पता है, हम सब बस यही था कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता था फ्लोरीन का बनता है नहीं बनता है, लेकिन फ्लोरीन का भी बच्चों क्या है HOF बनता है, ऐसे ही आपका HOCl HOBr है ना, उनके भी क्या है आपके ऑक्सी एसिड्स जो है बनते हैं। तो ये वाला क्या है बच्चों आपका ऑक्सी एसिड्स फ्लोरीन का बस यही वाला है ना। आपकी वाटर फ्लोरीन की रिएक्शन होगी तो बनता है HF + O2 है, लेकिन आपकी ये वाला क्या है इंटरमीडिएट उसमें है, तो फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड भी बच्चों है HOF। तो ये वाला भी क्या है बच्चों सही है, सबके मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स आपको मिलते हैं ना, क्लोरीन और फिर आपके ब्रोमीन आयोडीन के तो आपको मिलते ही हैं, बस फ्लोरीन वाले का क्या है ध्यान रखना HOF अपना है। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों क्या है हमारा सही है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाला गलत हो गया, आपको पता है क्लोरीन की ज्यादा है। हां, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप फ्लोरीन है उसमें अगर आप अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो उसमें जो हीट रिलीज होगी, जनरली आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बच्चों आपकी नेगेटिव होती है, मतलब हीट रिलीज इनमें होती है। तो हम कह रहे हैं यार फ्लोरीन की ज्यादा है। फ्लोरीन में क्या है बच्चों, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, जनरली तो क्या है वैसे आप नीचे जाओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का साइज ही इतना छोटा है उसकी वजह से क्या है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक है और साइज भी फ्लोरीन से अच्छा है ना। तो क्या होगा, स्मॉल साइज की वजह से आपका क्लोरीन इस बैटल में जीत जाता है। तो क्या होता है, केवल यही फैक्टर नहीं है, पूरा आएगा भाई आपका, वैसे बहुत सारे फैक्टर है ना भाई। F2 है आपके पास, पहले आप एटमाइजेशन करके आप F बनाओगे, फिर F से है ना गैसेस F है आपके पास, फिर उस F से आप क्या करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोगे, फिर हाइड्रेशन भी आपका आएगा। तो ये सारे फैक्टर आते हैं, लेकिन मोटा मोटा हम डिस्कस करना चाहें तो हम सीधा एक फैक्टर ले लेते हैं कि यार इसका साइज इतना छोटा है, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी केस में आपकी हीट कम निकलती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक है और उसका साइज भी अच्छा है। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर हम देखें तो हम कहते हैं यार आपकी क्या है बच्चों, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो ये वाला अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन 4 क्या है बच्चों गलत है। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। पूछा है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट AS2S3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू आर्सेनेट एंड सल्फेट। तो हमें बताना है कि भाई इसका n फैक्टर क्या है AS2S3 का। कैसे निकालेंगे भाई, AS2S3 आपका क्या हुआ है, दोनों ऑक्सीडाइज आपके हो गए हैं S, और बोला कि सल्फेट मतलब वो चला गया है +6 में SO4 2- और आपका आर्सेनेट, तो ये भी AS2O3 आपका 2-। तो यहां से क्या है अपन इनका निकाल लेंगे। तो अपने को निकालना है बच्चों n फैक्टर। कैसे निकालेंगे, आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, आपके पास था AS2S3, यहां पे अगर हम बात करें सल्फाइड जो है -2 में है,
ठीक है, तो आपका जो है ये है आपका आर्सेनिक कितने +3 में है। ठीक है भाई, यहां से क्या बना हुआ -6 बना, 2 है तो +3 हो गया। दोनों ऑक्सीडाइज हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट की प्रेजेंस में, ये चला गया सल्फेट में, सल्फेट में चला गया मतलब +6 में। तो यहां से जो चेंज आया बच्चों कितने का आया, -2 से +6 +8 का चेंज, और 3 थे तो कितने का चेंज आया 24 का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया 24 का। इसकी में और निकाल लीजिए, ये क्या बनाएगा बच्चों, तो ये आपका बनाएगा AsO4 3-, यहां से अगर आप निकालोगे ये आपका आर्सेनेट है, तो ये क्या हो गया भाई AsO4 3-, तो ये आपका हो गया किसमें, आर्सेनिक यहाँ पे हो गया बच्चों +5 में, तो +3 से +5 2 का चेंज, और कितने थे 2 थे, तो इनटू 2 कितने का चेंज हुआ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 का, इसकी में कितने का चेंज हुआ 24 का, टोटल कितने का चेंज हुआ 24 + 4 28 का। ऐसे ही निकालते हैं आपका एन फैक्टर ऐसे केसेस में। तो क्या हो गया भाई एन फैक्टर इसका 28, मतलब ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्या पूछा गया है कि भाई C6H4Cl2 इसके कौन से सेट ऑफ आइसोमर की डायपोल मोमेंट एक तो क्लोरोबेंजीन और एक बेंजीन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है ना, ताकि आप भूलो ना, इसलिए ये क्वेश्चन इस पेपर में हमने दोबारा रखवा दिया है। तो इस पेपर में आपको दिखेंगे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो है दोबारा रिपीट हुए हैं, लेकिन वो इंटेंशनली हमने रखवाए ताकि जो है आपको रिवीजन भी होता रहे। चलिए, तो बोला गया है कि भाई आपके पास जो है C6H5 और Cl2। अब Cl2 मतलब आपका Cl जो है यहां भी हो सकता है, और Cl यहां भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, और आपका Cl यहां और यहां भी हो सकता है, मतलब ऑर्थो मेटा और पैरा हो सकते हैं। क्या पूछा है कि इनमें से किसकी डायपोल मोमेंट आपकी इसके बराबर है, क्लोरोबेंजीन के बराबर, तो इनमें से किसकी डायपोल मोमेंट इसके बराबर है, और कौन से की डायपोल मोमेंट इसके बराबर है, सिंपल बेंजीन। ठीक है, तो भाई यहाँ पे Cl इधर लग गए, ठीक है, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, आपने क्या बच्चों यहाँ पे अपने को, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की सिमिलर हो जाएगी, तो पैरा वाले किसके सिमिलर, इसके किसके सिमिलर होगी। देखो यार, अगर हम ये बनाएं, क्या बनाएं, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तीनों 120 पे है ना, तो 120 पे है तो क्या होगा आपका, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, तीनों कट जाएंगी, आपका म्यू क्या हो जाएगा 0। या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि यार ये जो Cl है ये इधर खींच रहा है, तो अगर 0 हो रही है मतलब इसके बिल्कुल इधर में एक और आ रही होगी जो इसी के बराबर होगी। या आप ये कह सकते हो कि यार ये जो 2 Cl हैं इनका इफेक्ट मिलके कैसा आ रहा है, इधर एक Cl के बराबर। समझ आई बात, कि इन दोनों का मिलके इधर एक Cl के बराबर आ रहा है, तभी तो कट के दोनों क्या हो गए बच्चों, इसके से म्यू 0 हो गया। मतलब अगर 2 मेटा पे मिले मतलब वो क्या है, एक Cl के बराबर है, तो इन दोनों को मैं एक Cl के बराबर भी मान सकता हूं। तो इसके डायपोल मोमेंट बच्चों किसके बराबर, मेटा वाले के बराबर। तो आंसर क्या हो गया भाई, मेटा वाला इसके बराबर, पैरा वाला इसके बराबर, तो मेटा एंड पैरा, तो आंसर हो गया बच्चों आपका 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि आपके ClF3 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिसने केवल क्लोरीन पे गिन के आंसर लगाया होगा उसका गलत हो गया होगा, लेकिन अगर क्लोरीन पे गिन के भी लगाओगे तो आपको वो दिया नहीं हुआ ऑप्शन, तो आप बच जाओगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 71 किसमें बोला गया है, ClF3, इसका आप बनाने जाओगे, इसके कितने बच्चों बाहर वाले में 7 होते हैं, 3 ये यहां से बॉन्ड बनाएगा, बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 3 क्या है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ये, तो अगर 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 2 लोन पेयर हैं, तो आपका Cl 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, 2 लोन पेयर ये रे, और हर एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है ना भाई। इसके अगर आप 8 करोगे ऑप्शन कंप्लीट करोगे तो 2 एक बॉन्ड यहाँ बना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने 6 और चाहिए इसको, तो 3 लोन पेयर, तो 3 इस पे 3 इस पे 3 3 3 6 3 तिया कितने हो बच्चों आपके 9 और 2 लोन पेयर हो, टोटल कितने लोन पेयर हो बच्चों यहाँ पे 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या बच्चों यहाँ पे सही है। अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़ो 72, क्या बोला है, फिनोल प्लस CH प्लस NaOH, तो देखते समझ में आना चाहिए यार ये कौन सी अपनी रायमर-टायमन रिएक्शन है ना, रिमर कुछ भी बोल लो। यहाँ पे क्या बनता है अपना, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, अपने को बताना है क्या बनता है यहाँ पे, अपना सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, तो अपना कार्बिन आपका इसमें कार्बिन बनता है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, फिर कार्बिन आपका जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाता है ना, पैरा पे भी प्रोडक्ट बनता है, वहां पे जा सकता है, तो वहां से अपना क्या है सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, ऑर्थो वाला भी बन सकता है पैरा वाला भी बन सकता है, क्योंकि आपका फिनोल क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पे है।
तो आपको क्या मिलेगा इस केस में, बस इसमें बच्चों मैग्नीशियम इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। इंटरमीडिएट क्या क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सारे आपने नोट से पढ़ लेना। तो हमें तो ये बताना है भाई कौन सा बनेगा। तो 72 आपके पास फिनोल है, हमने कहा यार CHCl3 प्लस NaOH, ये दोनों मिलकर बनाएंगे डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और एक इसके पास खाली ऑर्बिटल भी रहेगा। तो डाइक्लोरोकार्बीन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो ऑर्थो पोजीशन पे भी जा सकता है। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, या तो आपको जो CHO है वो ऑर्थो पे लगेगा, प्लस आपको पैरा वाला भी मिल जाएगा। ये मेजर होगा, क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला मेजर है, और आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा वैसे भी, बाकी मेटा पे लगाया है, कार्बोक्सिलिक बनाया है, ईथर बनाया है, सारे बकवास के ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका सही आंसर है। अगर हम आगे चले और पढ़ें क्वेश्चन नंबर 73, पूछा गया भाई कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड तो है लेकिन ब्रोंस्टेड बेस नहीं है। भाई ब्रोंस्टेड एसिड मतलब आपकी 3 थ्योरीज हैं, एक अरेनियस, एक ब्रोंस्टेड, एक लुईस। अरेनियस क्या कहता है, जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस। ब्रोंस्टेड क्या कहता है, जो H+ दे वो एसिड, जो H+ ले वो बेस। लुईस क्या कहता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे वो बेस, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड। चलो भाई, पूछा गया है ब्रोंस्टेड एसिड है, मतलब H+ तो दे लेकिन ब्रोंस्टेड बेस नहीं है, H+ लेना, तो दे तो सही लेकिन लेना H+। अच्छा, तो पहला वाला छोड़ो आप H2S, बाकी देखो H2O की अगर हम बात करें, अपने को पता है भाई इसका आयनाइजेशन होता है, तो ये OH- और H+ तो मिलता ही है, और आपको क्या बच्चों H3O+ ये भी होता है। तो H+ ये देता भी है और H+ ये लेता भी है, तो ब्रोंस्टेड एसिड भी है, बेस भी है, तो ये तो नहीं है अपना ऑप्शन। तीसरे को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा HCO3-, तो इसका आयनाइजेशन और हो सकता है, मतलब ये CO3 2- कार्बोनेट दे सकता है और H+ दे सकता है, या फिर ये H+ लेके H2CO3 भी बना सकता है, कार्बोनिक एसिड। तो ये भी क्या है, एसिड भी है, बेस भी है, ब्रोंस्टेड। अगर आप बात करो NH3 की, अमोनिया की, तो ये क्या है, NH2- और H+ में भी जाता है, और H+ लेके ये अमोनियम भी बनाता है, NH4+। तो ब्रोंस्टेड एसिड भी है, बेस भी है। अब आपका बचता है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज H2S। तो भाई आंसर तो यही होगा, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या कहते हैं बच्चों, जैसे हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, अब कभी आपने, अब हमने ये तो देखा है भाई, है ना, आयनिक में हमने क्वेश्चन किए हैं कि ये SH- प्लस H+ में गया, फिर ये H2- प्लस H+ में गया, तो ये H+ तो देता है, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड तो है, लेकिन मैंने कभी यार ये नहीं देखा, क्या नहीं देखा, मैंने कभी H3S+ ये नहीं देखा मैंने कभी, है ना। मैंने H3O+ तो देखा है, लेकिन H3S+ मैंने कभी नहीं देखा। अब ऐसा क्यों नहीं देखा हमने, क्यों नहीं है, तो मतलब ये ब्रोंस्टेड क्या बच्चा अपना बेस नहीं है, तो ये वाला अपना सही आंसर है। लेकिन क्या है, जैसे मान लो अगर आप NH3 और PH3 की बात करो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो अपना ड्रैगोज रूल है, हम कहते हैं कि यार आपका PH3 जो है उसमें क्या है बच्चों, वो हाइब्रिडाइजेशन में, NH3 को हम बोलते हैं भाई sp3 है ना। PH3 के लिए क्या है, हम कहते हैं कि भाई जो फास्फोरस है उसके S और P में जो गैप है एनर्जी का वो ज्यादा है, तो वो क्या है हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडेशन के लिए बच्चों वो पार्ट नहीं लेंगे। अच्छा, तो उसमें हम हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं करते हैं। सिमिलर केस है आपका जब हम ऑक्सीजन और सल्फर वाले की बात कर रहे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से आपके PH3 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपके प्योर S में है ना। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इसका क्या होता है बच्चों, मतलब हम कहते हैं इसमें यार NH2 और आपका बच्चों क्या NP3, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3। तो ऐसे अगर आप बात करोगे फास्फोरस की, तो मैं कहूंगा यार 3s2 3p3, मतलब मेरे S में 2 और फिर मेरे P में, तो मैं PH3 की बात करूंगा तो वो 3H यहीं से बॉन्ड बना लेंगे, और आपका जो लोन पेयर बचेगा बच्चों वो क्या है, प्योर S ऑर्बिटल में है, ठीक है। और S में अगर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो अपना लोन पेयर देगा नहीं अब, इसीलिए हम कहते हैं यार PH3 जो है आपका NH3 से क्या है बच्चों, वीक बेस है वो, मतलब ये अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि लोन पेयर देना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर S में, क्यों देगा, S में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा, ये बात समझ में आई। तो सिमिलर लॉजिक आप लगा सकते हो कहां पे, H2O और H2S में। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे हम कहते हैं कि ये प्योर उसमें है, तो इसके भी जो लोन पेयर हैं वो, अब जैसे ये कम बेसिक एज कंपेयर टू NH3, वैसे ये कम बेसिक एज कंपेयर टू दिस, तो इसके भी जो लोन पेयर है ये इतनी इजीली नहीं देगा, तो ये भी H+ बच्चों एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ब्रोंस्टेड अपना क्या है बच्चों, बेस नहीं है, एसिड जरूर है, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहली बार देखा होगा भाई, हम आप ऑप्शन तो आपने निकाल लिया होगा H2S है भाई, क्योंकि हमने कभी वो देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों है वो आई होप आपको यहां से आइडिया लगा होगा कि हम कह रहे हैं यहाँ पे
इसके क्या है, ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप रहने की वजह से वो हाइब्रिडेशन पार्ट नहीं ले रहे हैं। हाइब्रिडेशन पार्ट नहीं ले रहे हैं तो आपके लोन पेयर जो है वो प्योर ऑर्बिटल्स में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो लोन पेयर नहीं देना चाहते, H+ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो बेसिक नहीं है। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। इसमें आपसे पूछा है भाई MgOH ट्वाइस का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 1 × 10⁻12 और पूछा है भाई किस pH पे आपका MgCl2 जिसकी मोलैरिटी है 10⁻², वो प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, मतलब किस पे स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो इसने आपको जो दे दिया है वो दिया है MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये आपका जाएगा Mg2 प्लस आपका 2OH माइनस में। बहुत सही बात है। इसका MgCl2 का इन्होंने बोल दिया है कि MgCl2 की जो मोलैरिटी है वो 0.01 है, तो मतलब और ये तो पूरा टूटेगा, मतलब Mg2 प्लस 2Cl माइनस मिलेगा यहाँ से आपको, तो Mg प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा आपको 0.01 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और जनरली आपकी सोल्युबिलिटी जो होती है जो बहुत कम होती है, तो हम बोल सकते हैं Mg का कंसंट्रेशन मोटा यही रहेगा, वहां से सोल्युबिलिटी आएगी वो नेग्लिजिबल है। तो Mg की आप यहाँ से 2+ वाला जो है वो 0.01 मानिए। ठीक है, और इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो अगर इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, केएस आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस उसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 2 है। ये दिया हुआ है 10⁻12 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0.01। वैसे क्या होगा 0.01 प्लस कुछ सोल्युबिलिटी होगी इसकी और यहाँ पे होगा 2s, लेकिन ये हम कह रहे हैं बहुत नेग्लिजिबल हो गया एज कंपेयर टू दिस, है ना, क्योंकि सोल्युबिलिटी आपका जनरली बहुत कम होती है। वैसे आप देख सकते हो सर KSP क्या है 10⁻12 आ रहा है, मतलब अगर हम इसका सिंपल s माने और इसका 2s माने तो आपका 4s³ जो आ रहा है और 10⁻12, तो आप देख पा रहे हैं 10⁻4 जो आ रहा है उससे भी कम है। ठीक है, 10⁻2 है, तो यहाँ सोल्युबिलिटी 10⁻4 से भी कम आ रही है और 10⁻2 है, तो उसकी कंपैरिजन में तो आपका नेग्लिजिबल है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपको अधिकार है। तो यहाँ से आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया बच्चों, कितना मिल गया भाई, यहाँ से आप निकालिए तो ये आपका है 10⁻10 इक्वल्स OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो जो आपका हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आया दैट इज 10⁻5। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपकी POH आई वो आई 5, है ना भाई, माइनस log H+, है ना, POH निकालना है तो माइनस log OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो वो 5 आ गया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ गई, POH 5 आ गई, तो pH कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। बहुत सही बात है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब अगर आपका 9 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, ना 9 पे शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपका अभी 9 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, pH 9 से ज्यादा हो रही है मतलब आपकी POH क्या हो रही है बच्चों कम, POH कम हो रही है मतलब आपका OH माइनस आपको क्या मिलेगा ज्यादा। भाई अगर आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको क्या है उसकी pH क्या है, जितनी कम pH उतना अच्छा हो उतना ज्यादा H+ आपको मिलेगा, तो POH अगर कम होगी मतलब आपको OH माइनस और ज्यादा मिलेंगे, तो OH माइनस ज्यादा मिलेंगे तो ये बच्चों प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट क्या है आपका कर जाएगा। अगर आपके OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसका KSP है इतना और OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बच्चों ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो हमने कहा यार आपका अगर क्या हो pH 9 हो तो आपका प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, और 9 से अगर ज्यादा हुई तो आपके आंसर सही होंगे, तो आपका बच्चों इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की, आपसे पूछा गया है भाई फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है अपने को एक सॉल्यूशन का। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या किया है 0.1 ग्राम पोटेशियम फेरिसाइनाइड, है ना भाई, फेरिसाइनाइड है फेरोसाइनाइड नहीं है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड 0.1 ग्राम है और 100 ग्राम वाटर में हमने मिलाया है। तो हमने बेसिकली एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना, जो उड़ता नहीं है, हमने वो मिला दिया। तो अपने को पता है यार जब अपन मिलाते हैं ऐसा कुछ तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तो अपना जो फॉर्मूला निकल के आता है तो आपका आता है डेल्टा TF इक्वल्स I जो वांटो फैक्टर है इनटू KF इनटू M, है ना, KF तो कांस्टेंट है जो इन्होंने दे रखा है, KF फॉर वाटर इज, तो डेल्टा TF जो होगा मतलब आपका भाई अगर 0 डिग्री पे पहले पानी जम रहा था तो वो अब 0 पे नहीं जमेगा, वो अब और नेगेटिव हो जाएगा। जैसे समुद्र का पानी 0 पे नहीं जमता है क्योंकि उसमें क्या बच्चों वो बहुत सॉल्टी है, उसमें क्या सॉल्ट के बहुत सारे क्या है सॉल्टी है, मतलब उसमें सॉल्ट है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आपका 0 से और नेगेटिव में जाके पानी जमेगा। तो मतलब मैं कह रहा हूं ये क्या है मेरा, तो और वाटर का कितना होता है अपना 0 होता है, तो 0 माइनस अब जिस भी टेम्परेचर पे जाके जमेगा, है ना, कुछ नया जो आएगा T डैश, अच्छा इक्वल्स I, अब I निकालना है अपने को, है ना, तो अपने को बोला गया पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या होता है बच्चों K3
FeCN6, ये है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। तो मतलब जब इसका आयनाइजेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 3K+ मिलेंगे, प्लस ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा पूरा, तो बेसिकली आपको 4 मिलेंगे। तो एक से मिल रहे हैं 4, तो आपका आई क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। भाई जैसे मान लीजिए अगर आपका NaCl है तो हम कहते हैं यार इसका आई है 2, क्योंकि एक Na++Cl- में जाएगा। तो आप समझ रहे थे एक, लेकिन वो काम कर रहा है 2 का। समझ रहे थे आप एक पोटेशियम फेरिसाइनाइड, लेकिन आपको 3 पोटेशियम का दे रहा है और एक आपको वो एनाइन दे रहा है वो वाला। तो आपके टोटल 4 हैं आपके पास, यहाँ से एक सोल्ट से आपको 4 मिल रहे हैं। तो हमने कहा I इक्वल्स आ गया अपना 4, और अब आप क्या करेंगे, KF दिया हुआ है 1.86, बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या निकालना है बच्चों, आपको दिया हुआ है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, यही निकालना है। अगर हम इसको सोल्व करें तो 4 × 1.86 मोल्स क्या होंगे भाई, है ना। गिवन वेट कितना है 0.1 ग्राम्स, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 329, ये तो हो गए उसके मोल्स। बाई कितना वेट दिया हुआ है वाटर का 100 ग्राम्स, ये ग्राम में है, इसको कन्वर्ट किया हमने 10⁻3, ये कर दिया kg में, ठीक है। तो आपका आया 4 × 1.86 × 0.1 × 10⁻3/100 × 329, यही आएगा, यही आएगा। तो हमने कहा ये तो हो गया कैंसिल, तो आपको यहां से मिल गया 4 × 186/329 × 100, ठीक है। तो इस नाचीज को आप सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2.3 × 10⁻², और यहाँ पे नेगेटिव है तो आपका T डैश हो जाएगा -2.3 × 10⁻²। तो आपका इतना जो है ना, आपका टेम्परेचर बच्चों भी क्या है, पहले पानी 0 पे जमता था, अब 0 पे नहीं, इतने नेगेटिव पे जाके वो बच्चों जमेगा। तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। यही आपका क्या बच्चों सही आंसर यहाँ पे है। आगे चलते हैं 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अच्छा, एक है MnO, एक है MnO2, Mn2O6, मतलब आपका Mn तो फिक्स है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग लगते जा रहे हैं। तो भाई अगर आपका सेंटर एटम फिक्स है और उस पर अगर चार्ज बढ़ता जाए तो हम क्या कहते हैं, उतना एसिडिक होता जाएगा। मतलब MnO में अगर आप देखो तो Mn में कितना है भाई, +2 आ रहा है, ठीक है, MnO2 में +4 आ रहा है, Mn2O6 में कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, और फिर Mn2O7 में +7 आ रहा है। तो +7 मतलब सबसे ज्यादा भाई, +2 से ज्यादा है, +3 ऑब्वियस सी बात है ना। तो +7 जितना ज्यादा उस पे प्लस वाला चार्ज, वो उतना ही क्या होता जाएगा बच्चों, एसिडिक उसका ऑक्साइड होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास Fe2+ है, Fe3+ है, ठीक है, आपने क्या है वाटर में डाला तो क्या बनेगा, मान लीजिए FeH2O6, ठीक है, तो मतलब इसके पास 2+ और FeH2O6 3+। अब 3+ वाले के पास क्या है, उस वाले Fe के पास चार्ज ज्यादा है, और इधर क्या है आपके H2O मॉलिक्यूल्स इसको क्या है, इससे बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब क्या करेगा ये, क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है तो ये इधर से क्या करेगा बच्चों, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो हम कह सकते हैं कि भाई OH में जो है इधर वो थोड़ा ज्यादा होगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि Fe3+ Fe2+ की कंपैरिजन में क्या करेगा बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो OH में क्या आएगी, पोलैरिटी ज्यादा आएगी, तो H+ यहां से इजीली निकल सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ये क्या ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसका जो आपका Fe3+ वाला जो ऑक्साइड होगा, है ना भाई, पानी में डाला आपको ये मिला कुछ उस तरह से, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो जितना ज्यादा सेंट्रल वाले में क्या होगा बच्चों, प्लस चार्ज होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो Mn2O7 में Mn+7 में, तो वही आंसर होगा, आंसर नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 76। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। पूछा गया भाई कौन DD ट्रांजिशन दिखाएगा और पैरामैग्नेटिज्म भी दिखाएगा। ऑप्शन क्या है, ZnO, MnO4-, अच्छा, CrO4-, और क्या है, MnO4-। भाई ZnO में अगर आप देखो जिंक क्या है 2+ में है, मतलब क्या है आपका D10 है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का D10 है। इधर क्या है Mn+7 में है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, यहां भी +7, मतलब ये किसमें आ गया, है ना, इसका R1 वाला हो गया अपना। तो ये वाला भी क्या है बच्चों, फुल्ली फिल्ड है, तो इसमें भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांजिशन कौन करेगा, ट्रांजिशन कौन करेगा, तो पैरामैग्नेटिज्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिज्म कैसे होगा। CrO4-, क्रोमियम +6 में होता है 4s2 3d4, +6 में किया, मतलब सेम कंडीशन होगी कि MnO4- वाली, तो इसमें भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिज्म भी नहीं है, DD ट्रांजिशन भी नहीं है।
MnO4 वाले में +6 में, +6 वाले में मतलब D1 है, D1 है मतलब बच्चों आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म है, और पैरामैग्नेटिज्म है तो dd ट्रांजिशन भी हो सकता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास Da5, ठीक है। चलिए तो ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा गया है, which conductance shows decrease in its value on increasing temperature। भाई टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, हाँ आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्यूशन है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, टेंपरेचर इंक्रीज किया तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगी। क्या क्या दिया गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर कोई नहीं। अगर मान लीजिए आपके जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनमें तो अपनी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, अगर हम बात करें तो उसमें अपनी कंडक्टिविटी क्या होती है, गिर जाती है ना। क्योंकि हम कहते हैं यार कंडक्टर के पास, कोई आपका मेटल है कंडक्टर है उसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट के लिए, अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो क्या होगा, उनके पास ज्यादा एनर्जी आएगी, वो अपने आप आसपास में क्या है लड़ाई करने लगेंगे, तो आपकी क्या कंडक्टिविटी गिर जाती है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात कर रहे हैं आपके पास सॉल्यूशन है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाकर दो चीज हो सकती है, या तो क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और डिसोसिएट होगा, अगर और डिसोसिएट हुआ तो आपके पास क्या है ज्यादा आयंस होंगे आपके चार्ज को कैरी करने के लिए, तो आपका क्या होगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है कि भाई कितना कंडक्टेंस कितना अच्छा है सॉल्यूशन का, भाई जो आयंस हैं वो आपके करंट को कितनी अच्छी से, कितनी जल्दी, कितनी आसानी से ले आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका डिसोसिएशन बढ़ा तो आपके क्या है आयंस ज्यादा हुए तो आपका कंडक्टिविटी बढ़ी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहा है कंडक्टिविटी बोल रहा है, एक ही बात है, तो वो बढ़ेगा। या फिर क्या होगा, एक तो डिसोसिएट हुआ, अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो क्या है उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी आपके आयंस को, और ज्यादा एनर्जी मिली तो उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, तो दोनों ही केस में या तो उनकी मोबिलिटी बढ़े या डिसोसिएशन बढ़े, आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों बढ़ेगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में आपका इंक्रीज करेगा जब आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हमने बात की, मतलब हमने बात की किसकी, कैल्पा की, तो कैल्पा तो करेगा इंक्रीज, है ना। दो रीजन हमने देने की कोशिश की, या तो मोबिलिटी बढ़ेगी, अगर डिसोसिएशन अच्छा नहीं है तो डिसोसिएट हो जाएंगे, अगर कम डिसोसिएशन था तो। अच्छा दूसरा क्या है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई ये लैम्डा मोलर की, ठीक है, ये क्या होता है भाई आपका कैल्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी। अब हम बात तो एक ही मोल की कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक मोल ही लेना है, तो मैं वहां पे अब क्या डिसोसिएशन बात नहीं करूंगा, मैं एक मोल की ही कंडक्टिविटी चेक कर रहा हूं। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपके पास मोल्स फिक्स है, आयंस फिक्स है, लेकिन क्या होगा आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपकी मोलरिटी क्या होगी, कम होगी, मोलरिटी कम हुई तो मेरा ये ऊपर जाएगा, तो ये भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। या सीधा देख लो यहाँ से कंडक्टिविटी तो थी, ये भी तो बढ़ रही थी, ये भी बढ़ रही है, और मोलरिटी भी घट रही है, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप बात करो किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, वो क्या होता है, बस उसमें यहाँ पे नॉर्मलिटी आ जाएगी, सेम चीज है, ठीक है। तो आप बात करो मोलर कंडक्टेंस की, आप बात करो इक्विवेलेंट की, आप बात करो, तीनों ही क्या होंगे बढ़ेंगे, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा है भाई, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन 2 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम उसमें देंगे, उस इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आप 2 फैराडे है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करेंगे तो 1 ग्राम एटॉमिक वेट कैथोड पे डिपॉजिट होगा। भाई 1 ग्राम एटॉमिक वेट मतलब 1 मोल का जो आपका वेट है वो, ठीक है। अच्छा तो भाई किसमें मतलब क्या कह रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस देखो, पहला क्या है आपका ओरिक क्लोराइड, ओरिक क्लोराइड मतलब क्या है बच्चों आपका AuCl3, मतलब यहाँ पे आपका जो ओरम है वो +3 में है। आप बात करोगे दूसरे ऑप्शन की, क्या है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 आपका Ag है वो +1 में है। बात करोगे तीसरे की क्यूप्रस क्लोराइड, तो आपका Cu क्या है +1 में है। आप बात करोगे कैल्शियम सल्फेट की CaSO4, मतलब आपका कैल्शियम क्या है +2 में है। अब समझने की बात क्या है, बात कर रहे हैं कि कैथोड पे किसका 1 मोल जितना वेट जमा होगा, कैथोड पे कौन जाएगा भाई, कैटायन, ठीक है, कैथोड पे कैटायन जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि कैथोड पे होना है रिडक्शन, है ना, कैटायन जो उसी के पास प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेगा अपना रिडक्शन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो कैटायन जाएगा, कैटायन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मैं जब 2 मोल फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है, मतलब 2 फैराडे चार्ज पास करूं तब उसका 1 मोल का वेट आना चाहिए, मतलब तो अगर आप अगर आप Au वाले की बात करोगे तो Au3+ गया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और वो Au बन के आपके इलेक्ट्रोड पे जम गया। लेकिन यहां पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, इसके एक उसके लिए,
तो अगर मुझे 1 मोल चाहिए Au, तो मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चाहिए। 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिस इक्वेशन में 2 आएंगे, मतलब उसमें जब आप 2 फैराडे करोगे तो आपका क्या है बच्चों, अगर 2 आए तो 1 मोल के लिए मुझे 2 फैराडे चाहिए होंगे। तो मतलब कौन सा है वो, Ca2+, क्योंकि जब आप Ca2+ लोगे और Ca2+ लोगे आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन लोगे कैथोड पे, तो वो जाएगा किसमें, कैल्शियम में, तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। तो एक उसके लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए, 1 मोल जमा करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 2 फैराडे। तो यही होगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। चलो भाई 80, which ion has maximum precipitation या flocculation value used for the precipitation of any positively charged colloidal soul। हमने बात की है पहले फ्लोक्युलेशन वैल्यू की। क्या होता है भाई, आपके पास एक colloidal सोल है जो लायोफोबिक सोल है, मतलब वो क्या है, स्टेबल नहीं है, उसमें जो डिस्पर्स्ड मीडियम डिस्पर्स्ड फेज के बीच में इंटरेक्शंस कम है, आप उसको थोड़ा हिलाओगे, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने किसी तरीके से उसको एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना रखा है, लेकिन वो बहुत स्टेबल नहीं है। तो आपको अब आपका जो लाइफोबिक सोल होता है जनरली क्या है, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिव। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो मैं नेगेटिव वाला डालूंगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव वाला डालूंगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिव वाला डालना है। अब जितना ज्यादा जो आप डाल रहे हो उस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मतलब वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आपके पॉजिटिव वाले सोल को और उतनी जल्दी प्रेसिपिटेट कराएगा। तो चार्ज की क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आपको उतना कम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट की जितना ज्यादा उस पर चार्ज है। मेरे पास पॉजिटिव सोल है तो मतलब मुझे नेगेटिव आयन चाहिए, तो नेगेटिव वाले प्रेसिपिटेट कराएंगे। तो अगर नेगेटिव वाले पे चार्ज जितना ज्यादा होगा मुझे उतनी ही कम मिलीमोल्स उसके लगेंगे। तो हम फ्लोक्युलेशन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं कि आपको मिलीमोल्स में, है ना, कितने मिलीमोल्स चाहिए आपको इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन आपका जो है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए कितने आपको बेसिकली क्या चाहिए, मिलीमोल्स चाहिए। ठीक है, अब अगर चार्ज कम हुआ तो मुझे उतने ही ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो उसका तो मुझे 1 मोलर ही करवाना है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, चार्ज मेरा जितना ज्यादा उतने कम चाहिए होंगे मिलीमोल्स, तो चार्ज जितना कम उतने ज्यादा चाहिए होंगे। बेसिकली आपकी फ्लोक्युलेशन वैल्यू जो है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज कम है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो फ्लोक्युलेशन वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली मैं वही कह रहा हूं कि मेरी फ्लोक्युलेशन वैल्यू जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके चार्ज के। तो चार्ज जिसमें कम उसमें फ्लोक्युलेशन वैल्यू ज्यादा। तो देखिए पहले ब्रोमाइड है उसमें -1 है, कार्बोनेट में -2 है, अगले वाले में क्या है -3 है, उसके अगले वाले में -4 है। तो इस ब्रोमाइड जो है उसमें -1 है, तो उसमें फ्लोक्युलेशन वैल्यू मुझे क्या बच्चों सबसे ज्यादा आएगी, मतलब मुझे ज्यादा ब्रोमाइड आयन चाहिए होंगे मेरे 1 मोलर कोलोइडल सोल को प्रेसिपिटेट कराने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 80 का Br- मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा आइसोमरिज्म दिखाएगा आपका, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, Cl2 है, और इथिलीन डाइमीन आपको दो दिए गए हैं, मतलब En2 Cl2 और कोबाल्ट का है आपका ये कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है ना, एक ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई आयनाइजेशन दिखाएगा। उसमें आपको क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी आपको क्या चाहिए होते हैं, लिगेंड्स चाहिए होते हैं, तो वो इंटरचेंज कर जाए तो आपका आयनाइजेशन होता है। लिंकेज जब आपके पास ऐसा हो जो एम्बिडेंटेड हो, मतलब जैसे आपका क्या है बच्चों, अगर हम बात करें आपके पास कुछ ऐसा है, अगर हम बात करते हैं भाई n तो माइनस मान लीजिए, तो क्या यहां भी लोन पेयर है, ठीक है, तो ये या तो n से भी दे सकता है या फिर ये o से भी कनेक्ट हो सकता है। तो एम्बिडेंटेड जहां हो वहां पे क्या होता है, लिंकेज होता है। हम बात, और आपके पास अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन हो। तो सारे ऑप्शन कट गए यार, एक ही बचता है। 81 की बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, CO Cl2 इथिलीन डाइमीन, इसके 2, एक क्या हो सकता है CO, ये ClCl आपके ट्रांस में हो जाएं और जो आपका इथिलीन डाइमीन है वो आपका इस तरीके से आ जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों, ये आपका कोबाल्ट है, ठीक है, ये आपने बनाया ऑक्टाहेड्रल वाला, ये ClCl आपका सिस हो गया है, और फिर जो आपका ये इथिलीन डाइमीन है वो इस तरीके से हो जाए। तो आपको सिस ट्रांस यहाँ पे मिल सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मिल रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बच्चों क्या है, हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगला पूछा हुआ कोऑर्डिनेशन से ही कि आपकी क्वेश्चन नंबर 82 NiPPH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं ज्योमेट्री पूछा है, और मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो यार निकल का क्या होता है भाई, अपने को पता है PPH3 क्या बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकल का आप लिखने जाओगे 4s2 3d8, ठीक है, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं,
क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब हमने क्या कहा 1 2 3 4 5 ये डी है, ये आपके एस हैं, तो इसको तो यार मिटाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है। चलो तो सीधा यार आपको दिख रहा है 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। मतलब आपके पास क्या है भाई, ये आपका रहा 3D वाले 3D, ठीक है, फिर ये आए 4s वाले, ठीक है, फिर आए 4p वाले और फिर इधर के d वाले, ठीक है। तो मैंने कहा ये है 3D 4s 4p 4d 3D 8 था 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आपके पास s में 2 थे। पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा बच्चों, ये पेयरिंग हो गई, यहाँ ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया खाली, तो भाई 4 हैं, तो अब आपका sp3 हो सकता है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है, और पेयरिंग सारी हो ही गई, d10 है तो पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता, डायमैग्नेटिक, तो बस देख लीजिए टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों अगला 83, कैल्शियम का हाइड्राइड है, आपके पास है बेसिकली CaH2 BeH2 और आपके पास है बेरियम का BaH2। पूछा गया भाई किसमें कोवेलेंट करके जाता है, बच्चों पहचान रूल लगाना है, ठीक है। आपका ये तो सेम है एनायन कैटायन, अगर आप देखो तो क्या आता है, पहले आपका बेरिलियम आता है, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है बेरियम, सब +2 में है, चार्ज भी सेम है। अब इनके साइज पे डिपेंड करेगा, साइज जितना छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा मतलब वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या है ज्यादा खींचेगा, तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। बस सीधी सी बात है, जिसका साइज छोटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो पहले हो जाएगा बेरिलियम वाला, फिर हो जाएगा कैल्शियम वाला, फिर हो जाएगा बेरियम वाला, और ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कौन सा, 4। चलिए 84 FeCO5 आयरन कार्बोनिल में क्या पूछा गया है, इसकी ज्योमेट्री पूछी है भाई, हाँ स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, क्या है। तो अगर आप देखो FeCO5 को, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, तो आसान क्वेश्चन है। 84 क्या बोला गया है, FeCO5 इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल तो होनी जरा भाई 5 है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे जाएगी। अगर आप इसका हाइब्रिडेशन देखना चाहो बच्चों ना, तो देख सकते हैं आप कि भाई इसका क्या होता है अपना, अगर हम देखें 4s2, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये इस पे भी चार्ज 0 है, तो 4s2 और अपना क्या हो जाएगा बच्चों 3d6, ये है आपके पास। CO आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका हुआ 3d वाला, ये आपका हुआ 4s वाला, ये आपका हुआ 4p वाला, और ये फिर आपके d वाले हो गए, ठीक है। क्या करेंगे हम, d6 है 1 2 3 4, तो 4 ये हो गया 6, ठीक है, d6 4s2। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा, ये आएगा इधर, ये दोनों उठ के आ गए इधर, ये वाला आ गया उठ के इधर, तो आपका एक D बचता है AsCap, तो इसमें क्या होगा बच्चों 5 है तो DsP3, ये इसका हाइब्रिडेशन होता है। और उसकी आप बात करोगे ज्योमेट्री की तो Fe, ठीक है, बेसिकली क्या है बच्चों ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे अपने CO आपके सारे यहाँ पे हैं, तो आपके लिगेंड इस तरीके से हैं, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है बच्चों ना, इसमें कुछ आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। पूछा गया 85 में आपसे, आपको दिया गया बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, एक है Cn+, एक है NO, एक है CO, एक है Cn। बच्चों इसको हम पेपर में कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आपका पाई 2px 14 तक के लिए ये लगता है आपका पाई 2py सिग्मा 2pz, और फिर आपका आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, है ना, हर पेपर में करते आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा भाई 14 तक के लिए होता है, उसके बाद क्या आपका ये आगे जाता है, ये वाला आपका पीछे चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 7 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है, तो आपके 13 और ये आपके हो गए बच्चों 12। NO की बात करोगे आप 8 7 कितने हो गए 15, यहाँ पे आप बात करोगे 8 6 14, यहाँ पे आप बात करोगे कितने बच्चे 7 6 13। तो यार देखो आपके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपके 8 तो वैसे ही गए, 8 गए, और अगले 6 जो आने वाले हैं बॉन्डिंग में आएंगे, मतलब 14 तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए और क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, बॉन्डिंग में कितने हैं माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बाई 2, यहां तक तो सब कट ही रहा है, तो इनको तो भूल जाइए 8 को, 8 से आगे देखते हैं हम, 8 से आगे इसमें बचे 4, है ना,
4 बच्चे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 4/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों Cn प्लस का 2। NO की बात करोगे 15 है तो आपके 8 गए, ठीक है, उसके बाद 7 बचे तो 14 तक यहाँ आया, एक एंटी बॉन्डिंग में गया तो 6 बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में, 5/2 कितना आया बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 14 है 8 यहां तक, 6 आपके बॉन्डिंग में तो 6/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3। Cn में कितना है 13 मतलब 8 यहां तक, 5 इसमें, 5 से मतलब इसका भी कितना है 2.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका CO का, CO मतलब ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला गया है, आपको इक्वेशन दी गई है AA और वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ Mb प्लस Nc, और ये बोला गया भाई M प्लस N का जो सम है वो आपके A से क्या है बच्चों कम है, और इस रिएक्शन की डेल्टा H आपको क्या दी गई है भाई पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है ना। तो इस रिएक्शन में हमें हीट क्या है बच्चों देनी पड़ी है, और हमें क्या बताना है कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाएगी या घटाएगी तब जाएगी, आप प्रेशर बढ़ाओगे तब जाएगी या प्रेशर घटाओगे तब जाएगी। तो काफी आसान है बच्चों, हमने दिख रहा है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्शन चाहती है उसको हीट दो, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तब रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है। आप फॉर्मूले से देखना चाहो तो भी देख सकते हो, वैसे सीधा सीधा लॉजिक है ना, फॉर्मूले देखने को मतलब नहीं है, देख भी सकते हैं। आपको दी हुई है AA and this is in equilibrium with आपका Mb plus Nc and delta H for this reaction is your positive x kilocalorie, ठीक है। अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब आपकी रिएक्शन कैसी बच्चों एंडोथर्मिक, ठीक है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब वो चाहती है कि टेम्परेचर मुझे हीट दो, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, सीधी सी बात है। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि आपका ln K2/K1 आता है क्या, डेल्टा H नॉट अपॉन R इनटू 1/T1 माइनस 1/T2, मतलब अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक है, और मैं क्या चाह रहा हूं मेरा K2 शुड बी ग्रेटर देन K1, रिएक्शन आगे जाने के लिए K2 बढ़ना चाहिए, डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब मुझे T2 बढ़ाना पड़ेगा, क्यों T2 बढ़ाऊंगा तो 1/T2 छोटा होगा तो ये टर्म ओवरऑल बढ़ेगी मेरी, तो ठीक है T2 बड़ा करना है, वही तो हमने बात की, टेम्परेचर बढ़ाना है तो हाई टेम्परेचर पे क्या है बच्चों ये आगे जाएगी, ये पूछा है। आगे जाने की कंडीशंस क्या हैं, प्रेशर की कंडीशंस देखिए, आपको बोला गया है भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है मतलब M प्लस N इनका सम क्या है A से ज्यादा है, मतलब और तीनों गैसेस हैं तो आपका A जो है इधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है इधर कम नंबर ऑफ मोल्स आपके गैसेस, ठीक है। अब अगर आप Kp का एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे तो Kp का आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपके Mn जो है उनका सम कम है, मतलब आपका प्रेशर के लिए इनवर्सली रहेगा, इसकी पावर जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब ये है कि प्रेशर के इनवर्सली है, क्यों आपके इधर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं इधर आपके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ऐसे भी सोच सकते हो यार, प्रेशर बढ़ाओगे इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इधर की साइड का बढ़ने लगेगा, लेकिन प्रेशर ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए, आपका Kp में क्या हो जाएगी, Kp आपका कम होने लगेगा, भाई प्रेशर के इनवर्सली आ रहा है क्योंकि आपके गैसेस मोल्स इधर कम है इधर ज्यादा है, तो प्रेशर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली आएगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो Kp कम होगा, Kp कम हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो Kp कम नहीं होगा तो Kp को बढ़ाने के लिए रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मतलब प्रेशर भी हाई चाहिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 चाहिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला है कि हाई प्रेशर पे आपकी वॉन डे वाल इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो वॉन डे वाल इक्वेशन क्या है आपकी P plus AN² by V square into V minus NB equals nRT। अच्छा अब क्या है हाई प्रेशर, ठीक है बच्चों, वेरी हाई प्रेशर नहीं बोल रहा है, हाई प्रेशर बोल रहे हैं भाई, प्रेशर आपका हाई है मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका भाई वॉल्यूम कम रहेगा ना, PV इक्वल टू nRT से आप ये वाला हम ऐसे ही करते हैं, आप सोच सकते हैं प्रेशर हाई है मतलब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है मतलब हम यहाँ पे जो वॉल्यूम करेक्शन की टर्म है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका VB क्या है कम है, तो NB यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा, उसको आप बच्चों क्या है नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा प्रेशर क्या ज्यादा है तो मैं इसको तो उड़ा ही सकता हूं, प्रेशर ज्यादा है मैं इसको उड़ा दिया, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी P इंटू एक मोल के लिए लिखेंगे तो P इंटू V माइनस B इक्वल्स RT, या आप कह सकते हो PV बाई RT जो आपका आएगा वो आएगा 1 प्लस PB बाई RT, ठीक है, और PV बाई RT आपका Z होता है, मतलब Z आपका ग्रेटर देन 1 होगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि आपका जो Z वर्सेस प्रेशर का जो कर्व आता है वो कोई ऐसा आता है, ठीक है, ये आपका Z है ये आपका प्रेशर है, प्रेशर जब आपका कम है तो लो प्रेशर रेंज में आपका Z लेस देन 1 है, हाई प्रेशर रेंज में आपका Z जो बच्चों ग्रेटर देन 1 है, तो Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब मैं इस टर्म को नेगलेक्ट करूंगा और इसको ऐसे रखूंगा ताकि ये माइनस वाली उधर जाके पॉजिटिव हो जाए, तभी तो 1 प्लस समथिंग आएगा, ऐसे भी आप सोच सकते थे। तो क्या हो जाएगा P इंटू V माइनस B इक्वल्स RT, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, कौन सी दी हुई है, अब एंट्रोपी कब बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ना मतलब रेंडमनेस बढ़ना,
मतलब कोई चीज अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस में चली जाए, या फिर अगर गैस ही है तो उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो। सिंपल, क्योंकि मुझे रैंडमनेस बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा, और ये तो हमें पता ही है यार, गैसियस मॉलिक्यूल जोन में रैंडमनेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो हिलने डुलने के लिए क्या है, फ्री है, मतलब जाओ जिधर घूमना चाहो घूम सकते हो। अच्छा, अब ऑप्शंस देखिए, तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, H2O गैसेस आपकी जा रही है किसमें, H2O लिक्विड में। भाई गैस से लिक्विड बन रहा है तो मेरी एंट्रोपी इसमें तो बढ़ नहीं सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती। दूसरा, H2O लिक्विड से जा रहा है किसमें, H2O सॉलिड में। अब पानी तो मेरा बहता रहता है, मैंने देखा है नदी वदी में पानी बह रहा है, ठीक है, आप टैप चलाइए पानी बर्फ की फॉर्म में थोड़ी आता है ना, आपकी क्या है पानी आने लगता है, लेकिन ये सॉलिड है तो मतलब इसमें मेरी प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, एंट्रोपी मेरी नहीं बढ़ रही है। अगली बात करते हैं, N2 गैसियस है प्लस 3H2 गैसियस है, और ये किसमें जा रहा है, 2NH3 हेबर्स प्रोसेस आपकी अमोनिया बनाने वाली। अच्छा, यहाँ पे भाई 1 मोल प्लस 3 मोल, आपके 4 गैसेस मोल से 2 गैसेस मोल्स हो गए रिएक्शन में, तो मेरे ज्यादा से कम हो रहे हैं, तो मेरे गैस की अगर मोल्स कम हो रहे हैं मतलब इसमें एंट्रोपी बढ़ तो नहीं रही है, एंट्रोपी घट रही है इस प्रोसेस में, ये भी गलत है। अगला देखिए, 2O3 गैसियस, ये जा रहा है किसमें, 3O2 गैसियस में, भाई 2 से 3 हो रहे हैं, हाँ इस प्रोसेस में बढ़ रही है, यही आंसर है चौथा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट से क्या पूछा गया है, आपकी CCP अरेंजमेंट है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट, तो आपकी FCC जितने ही इसमें होते हैं ना, FCC ही समझ सकते हो इसको, तो आपका मतलब n इक्वल्स कितना है इसमें, n इक्वल्स आपका 4 है। क्या बोला गया है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, x y और आपका z। क्या बोला है, जो x है वो सारे कॉर्नर्स पे हैं, हमें पता है कॉर्नर अपने होते हैं क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं 8, और वहां पे अगर आप एक एटम लगाओगे उसका पार्टिसिपेशन होगा 1/8, क्योंकि आप एक कॉर्नर आपका 8 क्यूब शेयर कर रही होंगी, तो मतलब x कितने हैं, 8 × 1/8 1। y को क्या बोल दिया गया है, y कहां पे है, सेंटर में है, सेंटर तो एक ही होता है किसी भी चीज का, तो y भी एक है। z को बोल दिया है एज के सेंटर पे है, आपके एक क्यूब में कितनी एज होती है, 12 है, और हर एज पे अगर आप एटम लगाओगे, एक स्फीयर लगाओगे, उसका पार्टिसिपेशन होगा बच्चों 1/4, तो यहाँ पे करोगे 1/4, आपका आएगा 3, मतलब z 3 है, x और y 1 है, फॉर्मूला क्या बन गया, x y z3, यही करना हो सकता है। कई बार वो क्या है ना, एज के सेंटर पे लगा के कहां लगाएगा, हो सकता है बोल दे कि भाई CCP में जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके आधी ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी होंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितनी आपकी जो आपका n निकल के आता है किसी भी लैटिस के लिए, हमने कहा भाई इसके लिए n = 4 है, मतलब आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, 4 है, टेट्राहेड्रल कितनी है उसकी डबल 8 है, तो अगर वो ऑक्टाहेड्रल की हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब 4 की आधी 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो कितने हैं एक लैटिस में 2, यूनिट सेल में एक में कितने 2, तो या फिर बोल सकता है जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी आधी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी 3/4 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सारा मिक्स कर सकता है, कुछ ज्यादा टफ इसमें बच्चों नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। अच्छा, क्या पूछा है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, आपको कार्बोनेट्स दिए गए और एक जगह सल्फेट भी है, तो ये तो अपने को दिख रहा है भाई, कोवलेंट कंपाउंड तो है नहीं है, सारे आयनिक दे रखे हैं। आयनिक में हम क्या देख रहे हैं, आयनिक में हम देखते हैं कि अगर आपका मोनो एटॉमिक क्या है, अगर आपका है ना, अगर आपका मोनो एटॉमिक नहीं है ना, आपका अगर पॉली एटॉमिक है, कैटायन या एनायन है ना, पॉली एटॉमिक है तो हम क्या कहते हैं, तब आप चेक करो यार कैटायन की पोलराइजिंग पावर, क्योंकि अगर आपका पॉली एटॉमिक है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 90 की, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखो तो उसमें क्या है, Na2SO4 K2SO4, सारे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक को एक्सप्लेन कर देते हैं हम जो सही वाला है, RbSO4 CH2SO4। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है भाई, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ग्रुप के अलोग नीचे जा रहे हैं, और सब में क्या है ना Na+ इस टाइप से आपके कैटायन है, K+, Rb+, सीजियम प्लस, आपका एनायन तो फिक्स है सल्फेट, और इसमें एक एटम तो है नहीं आपके, तो पॉली एटॉमिक है, तो आपका क्या है बच्चों, पॉली एटॉमिक है आपका, ठीक है। अच्छा, पॉली एटॉमिक आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे एनायन है, तो हम क्या करेंगे, तब चेक करते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर कितनी है, क्योंकि आपकी क्या है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी वो इस सल्फेट के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ उतना ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम कार्बोनेट्स की बात करते हैं, मान लीजिए आप बात कर रहे हो BaCO3 की या MgCO3 की, तो हम क्या कहते हैं यार, आपके पास है Mg2+ प्लस कार्बोनेट में CO32-, तो Mg2+ क्या कर रहा होगा, इस कार्बोनेट का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। अब जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा खींच रहा होगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा। यहां से इसको जब हम हीट करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या बनता है, ये ऑक्साइड ले लेता है प्लस CO2 निकलती है अपनी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींच रहा है मतलब वो क्या कर रहा है बच्चों,
उन दोनों के बीच में वो बॉन्ड बनाने की कोशिश ज्यादा कर रहा है, तो आपका इसके अंदर में बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, तो ये जल्दी टूट जाएगा। ऐसे जल्दी टूट जाएगा मतलब जितनी अच्छी पोलराइजिंग पावर वो उतना अच्छे से खींचेगा, उतनी जल्दी वो टूट जाएगा। तो हीट करोगे तो जो ज्यादा पोलराइज कर सकता है उसका जल्दी टूटेगा, मतलब क्योंकि ये छोटा और ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी, जो जितना छोटा आपका कैटायन, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है, तो पोलराइजिंग पावर यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी। पहले हम बात कर रहे हैं ये ऑर्डर आपका पोलराइजिंग पावर का, तो Na+ की पोलराइजिंग पावर K2 वाले से ज्यादा और उसकी रुबिडियम से ज्यादा, उसकी सीजियम से ज्यादा। पोलराइजिंग पावर इतनी मतलब वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा तो हीट देने पे जल्दी टूटेगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। और ऑप्शन नंबर 2 में यही ऑर्डर दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमारा समाप्त होता है FSC 21 का डिस्कशन, और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। और वही पुरानी बात की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करिए, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब वही होता है डेली एक काम करते हैं ना, तो क्या होता है, लगता है यार बहुत रिपीटेटिव हो रहा है ना, मेरी जिंदगी मोनोटोनस सी हो गई, यही तो कर रहा हूँ मैं 1-2 साल से। लेकिन बच्चों सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप एंड टाइम पे आ गए सोचोगे यार नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत पढ़ लिया, तो ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना आपको बच्चों क्या है लो फील करना है। आपको उसी जज्बे से, उसी मेहनत से क्या है डेली पढ़ाई करते रहना है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा तब आप क्या है अपने एफर्ट्स जो लगाए हैं उनको अप्रिशिएट करोगे। तो यही कहते हुए हम इस पेन को, पेपर को रखते हैं। तो चलिए बच्चों, गुड लक, बाय।